राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। ये बहुत ही अटवाट था। देखिए, आप आरोप सही है गलत है छोड़ दीजिए, लेकिन आप बताइए कब राजनीति में विपक्ष आरोप नहीं लगाती रही है? संस्थान पर हो, सरकार पर हो, हमेशा आरोप लगता रहा है। चुनाव आयोग ने बहुत ही सामान्य सी चीजों को बहुत ही असामान्य बना के मुझे लग रहा है ये विपक्ष का ही लाभ करे। बीएसपी बिल्कुल नीचे है, आज उनके पास एक सांसद भी नहीं है। क्या वजह रही है? क्या वो जो भ्रष्टाचार था वो एक वजह हुई होगी? मायावती एक ऐसी चीज है कि अगर उनको जेल देने का कोई जोखिम लेगा तो मेरा अपना मानना है कि मायावती सीधे एक और उनका एक और बिल्डअप होता, बिल्कुल और बिल्डअप होता। बिल्कुल मुझे करप्शन केस, जेल, ये सब भी मुझे नहीं पता। अगर करप्शन केस अगर होता भी तो मायावती को या उनकी पार्टी या उनके कोर वोटर को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनली मुझे लगता था कि वो पीएम मटेरियल, बिल्कुल वो स्वीकारता जो होते ना कि कोई एक नेता जिसकी सबसे ज्यादा स्वीकारता हो सकती है। जैसे आज की तारीख में बताइए कि अगर आप बीजेपी के लिए तो मैं आपको 10 आपको लोग से मिला दूंगा, नहीं मैं सबको वोट कर दूंगा, इस बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। सर, ये जो हिंदुत्व की जो धारणा थी, अयोध्या चुनाव हारने के बाद क्या डेंट लगा है कुछ बीजेपी को? हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के नाम पे जो वोट का जो थ्रेशोल्ड होता है वो पीक कर गया है, अब इससे अधिक नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि 27 का इलेक्शन में योगी जी डाइवर्ट या फिर वो जाके केंद्र में जा सकते हैं? ये अभी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पॉलिटिकल बज का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है अभी बिल्कुल आकलन का जी, कि योगी जी का क्या होगा कि मैंने बिहार के पंचायत इलेक्शन से लेकर मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक को कवर किया है ग्राउंड पे जाके। फ्रांस का इलेक्शन कवर किया, इंग्लैंड का इलेक्शन देखा, बांग्लादेश का इलेक्शन देखा और बिहार में मुखिया का इलेक्शन मैंने खूब किया। तो क्या आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी को सीट मिलती है तो वो बिहार के विकास के लिए काम कर पाएंगे? अब बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, बिहार जैसे बड़े स्टेट में पहले इलेक्शन में सीधे आप जीत या उतनी बड़ी सफलता की बात करना भी अव्यवहारिकता है। सारा डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव की अगुवाई, इंडिया गठबंधन अपने कैंपेन को कितना पॉजिटिव रखना। सिर्फ लाना ही नहीं होता है, लाने के साथ कनेक्ट करना होता है। जैसे 10 लाख नौकरी का वादा किया लेकिन उसके साथ कनेक्ट किया, बिल्कुल पूरे बिहार में घर घर पहुंच गए। तो क्या एनडीए से अलग हो सकते हैं चिराग पासवान? क्योंकि बहुत संकेत है उन्होंने दिया, हालांकि बाद में वो जरूर कहते हैं कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी जी का। नहीं, वो सारे विचार उनके पटना में अलग होते हैं, दिल्ली आके मिल जाते हैं। ये विरोधाभास क्यों ऐसा? वो पटना से शुरू होते हैं, दिल्ली आके मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपना चिराग पासवान मेहनत कम करते हैं, अभी तक वो मेहनत नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, आप सभी का द पब्लिक माइक पे स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री नरेंद्र मिश्रा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते विशाल जी। हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था हो जा रही थी, लेकिन ठीक है, जब मिले बिल्कुल, जब भी अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल, और विशाल बातों के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो शुरुआत आपसे और आपके बिहार से बात करेंगे, क्योंकि आजकल बिहार का तो नाम सुर्खियों में आमतौर पर रहता भी है, पर आज कुछ विशेष मुद्दों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसा रहा, आप पढ़ने में कैसे छात्र थे, आपका बचपन कैसे था? जाहिर सी बात है कि जैसे हमारे जैसे फादर, हम लोग प्रशासनिक सेवा से रहे हमारे, तो आप समझ सकते हैं बिहार जैसे स्टेट में सामाजिक परिवेश में जब आप पढ़ते हैं, जब उसमें और एक प्रशासनिक सेवा में होते हैं तो एक लिमिट विकल्प ही दिया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी बीपीएससी। जी, यूपीएससी बीपीएससी को मैं एक दूसरे टर्म में बोलता हूँ राजपाल से द्वारपाल तक कि वहाँ जो करते हैं। तो और इस में एक दुखद एक वो भी है कि आप मिलेंगे कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, और मैंने उनको देखा है कि जैसे यूपीएससी हो गया, राजपाल और 4th ग्रेड की नौकरी तक करते हुए देखा और उनको परेशान होते देखा है। ये एक समस्या एक है, और जाहिर सी बात है कि जब किसी समाज का हिस्सा होते हैं तो हम लोग ऐसे, हम लोग की लाइफ की करण जौहर की तरह कहानी नहीं होती है जी, एक सामान्य हर किसी की जो कहानी होती है, तो एक चूंकि आप उस परिवेश में होते हैं, और आपका जो आज की तारीख में न्यू वर्ड आया पीयर प्रेशर जी, तो पीयर प्रेशर जो हम लोग बिहार में बहुत पहले से है, उसको सामाजिक दबाव हम लोग बोलते हैं या सामाजिक अपेक्षा। बिहार और यूपी का तो हिंदी बेल्ट में वो एक चूंकि इतने फिक्स्ड विकल्प को आपको बोल दिया जाता है कि इनको सामाजिक मान्यता मिलेगी, और इस दायरे से जो बाहर है उनको सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी। ये है, ये करवा सच है। तो उसी सच में डॉक्टर, इंजीनियर, तो जो मेरा बायोलॉजी ठीक था, तो बिहार बोर्ड से हम पास आउट में, तो उस वक्त में जो बिहार एक नंबर लाना वहां भी होता था, तो बिहार बोर्ड में लगभग 80% मेरा नंबर आया। तो एक अच्छा, मतलब वो सीबीएसई का 80 से न मानिए, सीबीएसई का 80 बहुत ही खारिज हो जाएगा जी, बिहार बोर्ड का 80% ठीक ठाक, बिल्कुल, बहुत वो तो मेधावी छात्र जी।
तो उसके बाद एक मेडिकल की कोशिश मैंने की, लेकिन मैं शुरू से, क्योंकि वो घर में यूपीएससी यूपीएससी के बाहर तो न्यूज़पेपर और ये सब काफी, तो मेरे लिखने पढ़ने, और जाहिर सी बात है कि वो बिहार से हैं तो हिंदी का प्राथमिकता हो जाती है। तो इसी संदर्भ में लिखना पढ़ना, और धीरे धीरे हाँ, इस मामले में उस परिवेश से थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेज रहा कि उतना दबाव नहीं पड़ा जी। तो कई सारे लोगों को अब जो नहीं आ पाते हैं उनको मैं, उनके लिए परिवेश नहीं होता, तो मेरे लिए परिवेश इतना कह सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा ब्लॉकेज नहीं थी कि मैं इंडिपेंडेंट अपना कैरियर चुन सकता था। मैंने चुना, कुछ संघर्ष हुआ, लेकिन मुझे उस तरह की चीजें फेस नहीं करनी पड़ी, उतना अवरोध जी, जो आप रेसिस्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आया। और वो आगे बात करेंगे। उससे ज्यादा मुझे रेसिस्टेंस पटना से दिल्ली जो पत्रकारिता का जो स्विच ओवर है, या एक सर मैं यहाँ ब्रेक करूंगा। हाँ। ये कि जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की ये बात है कि अगर मेरे परिवार वाले यूपीएससी बोले हैं, हाँ। मैं उनसे आकर ये बोलूं कि नहीं मुझे जर्नलिज्म फील्ड अपनाना है, हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत संघर्ष की बात है। तो रेसिस्टेंस की बात होती है ना, तो अगर आप उसको जो सोशल, आप जो सामाजिक दबाव की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दबाव एक यूपीएससी या उस तैयार करने के लिए है। क्योंकि आप अगर कहीं आप देखेंगे, अगर आप अपने हिसाब से कैरियर चुनेंगे, कोई भी जो होता है, देखिए अगर आप मैं बड़ा रियलिस्टिक वे में बात करता हूँ कि कोई भी अगर होता है वो इसलिए नहीं कहता है कि वो, अगर आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप या पूरे सामाजिक प्रेशर में कि कोई बहुत बुरा होगा, ये सिर्फ ये यूपीएससी होगा, क्योंकि वो उनका एक ये होता है कि वो एक सिक्योर और सफल लाइफ हो। जी, हर पिता का सपना होता है। हाँ, सामाजिक सपना होता है, ये होता है। तो और कहीं ना कहीं ये बाकी जो भी अलग टाइप का जो भी कैरियर हुआ, उसमें कई सारी मिसाल उनको आसपास मिल जाती जो फेल्योर हुई, चाहे मीडिया का हो या प्राइवेट जॉब हो, उसकी जो संघर्ष वो देखते हैं। तो उस क्योंकि यूपीएससी का जो संघर्ष होता है, जो अगर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया या यूपीएससी कर गया या बैंक पीओ कर गया या जो सरकारी नौकरी में जो भी आ गया, तो उसकी जो प्रगति होती है वो बहुत जल्दी दिख जाती है। और बाकी जो चीजों की जो प्रगति होती है, जो अपने खुद के बनाए रास्ते होते हैं, उसका रास्ता देर से दिखता है। तो शायद एक ये जो एक रेसिस्टेंस है, या ये जो एक परंपरा है अभी तक रही है, उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है जी। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। कैसे छात्र थे आप? नहीं, स्टूडेंट में ठीक था, मैंने बताया, और मेरा सीबीएसई मेडिकल में मेरा हो गया था, और लेकिन वो मिला था बहुत ही नीचे वाली रैंक थी। तो बीडीएस वो होता है, जी जी जी, वो मिलता है जिसमें डेंटल कॉलेज सीबीएसई के थ्रू पहले चांस में। तो और कम से कम बिहार में आपको याद होगा, अगर तो मेडिकल वाले स्टूडेंट अधिकतर सेकंड चांस में अच्छा करते हैं, तो मैंने सेकंड चांस नहीं दी। तो मैं फिर पटना में ही फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन करके फिर मैं वहीं पे फिर मैंने हिंदुस्तान अखबार ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद जी हिंदुस्तान में जॉब लग गई। अच्छा, तो फिर मैं हिंदुस्तान, उसके बाद से फिर जब हिंदुस्तान में, उसमें वहाँ पे हिंदुस्तान की नौकरी बड़ा अच्छी नौकरी मानी जाती थी। बिल्कुल, हाँ, जब हम आए गवर्नमेंट जॉब की। तो आपने कोई एग्जाम नहीं दिया? नहीं, वो कुछ लगातार लिख रहा था जी, और मेरे ठीक ठाक कॉलम वहाँ पे चलते थे, और वहाँ पे हिंदुस्तान में एक संपादक हुआ करते थे गिरीश मिश्र जी, तो वो भी करते थे। और अचानक उस समय हिंदुस्तान अखबार का अलग अलग जगहों पे एडिशन आना शुरू हुआ, तो उसके लिए नए लोग आते थे। तो नागार्जुन के बेटे सुकांत नागार्जुन जी, हाँ, उनसे मेरा संपर्क था। तो जब वो संपादक बने तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और फिर वहां से। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार से आज भी अगर शिक्षा की बात करूं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, क्योंकि बहुत सरकार रही, लालू जी की भी सरकार रही, उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार रही है, कुछ महीनों को छोड़ करके, क्योंकि एनडीए के साथ भी वो रहे हैं और आरजेडी के साथ भी गठबंधन में रहे हैं। तो ऐसा, क्योंकि नालंदा जैसी विश्वविद्यालय भी वहां मौजूद थी, पर पढ़ाई के क्षेत्र में आज भी वहां के छात्र जो पढ़ना चाहते हैं वो बिहार में रहकर नहीं पढ़ाई करते, बल्कि अलग अलग राज्यों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज भी वहां की शिक्षा व्यवस्था, खासकर शिक्षा व्यवस्था, बहुत ज्यादा प्रगतिशील नहीं हो पाई है। क्या पीछे इसका कारण रहा है? क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर कि ऐसा मीडिया में है कि हमें जो दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए,
इसके लिए एक सोशल एक देखिए, माइग्रेशन को कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपने इसे राजनीति की बात की, जो सोशल इश्यूज होती है, जो सामाजिक कारण जो होता है, वह कारण कई बार सिर्फ राजनीति से जुड़ी नहीं होती है। जब आपके पास संसाधन, आपके पास जैसे बिहार में आप देखें माइग्रेशन के, ऐसा तो नहीं कि 90 से पहले नहीं आते थे, चैती अभी भी आ रहे हैं। चैती जो गाना है परंपरा होता है, वो चैती गाना तो क्या है, वो एक तरह से पलायन के लिए ही जो महिलाएं गाना गाती हैं, जो अपने पिया जो कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से जाने से जुड़े कई सारे लोकगीत, या पंजाब से, तो ये नहीं है कि 90s का ही फिनोमेना हो, माइग्रेशन बहुत पहले से था। हर माइग्रेशन की एक अलग अलग विशेषता थी। तो अगर आप 50s से 70s 60s 70s तक आप देखें, तो वो माइग्रेशन सिर्फ समाज के जो निचले गरीब, बहुत ही जो मजदूर कस्ता, उन लोगों का एक वो। उसके बाद जब 90s के बाद ओपन हुआ, जब सिस्टम लिबरलाइजेशन हुआ, और उस तरह की जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब या कई सारे की चीजें, जो लाइफ भी विंडो हुआ, पटना से दिल्ली आना सुलभ हुआ, दरभंगा से दिल्ली आना सुलभ हुआ, या बेंगलोर जाना सुलभ हुआ, चेन्नई जाना सुलभ हुआ, तो लोगों को यहाँ बेहतर विकल्प मिलने लगा, बेहतर एजुकेशन मिलने लगा। वहां ऑलरेडी ये थी, और कहीं ना कहीं एक जैसे आपने कहा कि हर पिता की हसरत होती है, हर समाज की हसरत होती है कि उसका बच्चा बाहर करे, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बाहर भेजने लगे। तो जब स्टूडेंट ही नहीं टिकेगा जी, तो संस्थान कहां से चलेगा? एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, जाहिर सी बात है कि जो आप कह रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज कभी 90% 85% एक विरासत थी, या पटना कॉलेज ऑक्सफोर्ड लोग बोल देते थे कई बार, वो एक विरासत थी। उसको इंप्रूव करने के लिए अगर आपको 90s में किसी ने यहां से भी कोशिश नहीं हुई जी, एक समाज के स्तर पे भी ये नहीं हुई कि मैं पटना टिक के पढ़ूं, अगर ठीक हो गया, अगर जिनको लगता है कि पहले खराब था या बाद में ठीक हो गया, तो आप बाद में टिक जाते, वो नहीं टिके ना। बाद की जो सरकारें आई, उनको लगा कि ये टिका के रखे, या जो इसकी जो एक विरासत है वो इसको टिका के रखें, क्योंकि प्रायोरिटी दूसरी रही जी। तो किसी भी स्तर पे शिक्षा का स्तर हो, एफर्ट ना समाज के स्तर पे हुई, ना इसे मुद्दा बनाने की बात हुई, ना सरकार की प्राथमिकता में उस ग्लोरी या उस पास्ट को लाने की बात हुई जी। तो इसमें जब आपकी वो प्राथमिकता में कभी रही ही नहीं, तो फिर वो उसमें सुधार हम लोग कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं? पर सर, बहुत सारे इलेक्शन में मैनिफेस्टो में तो रहा होगा कि हाँ, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो के किस में कौन से पन्ने पे और किस जगह पे रहा होगा, वो आप खुद देख लीजिए जी। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज की शिक्षा, अगर किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी राजनीतिक दल का अगर किसी भी इलेक्शन में, या इस साल भी इलेक्शन हो रहा है, तो किसी के अगर स्पीच में आप पूरे 2 मिनट तक आप उस ग्लोरी पर अगर आप बात करते देख लेंगे आप जी, किसी नेता की स्पीच में आप देख, तो 20 साल से अगर नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, तो शिक्षा या फिर किसी और क्षेत्र में अगर आपको आकलन करना हो 20 साल के पूरे कार्यकाल को नीतीश कुमार जी को, तो आप कितने अंक देंगे? और थोड़ा अगर इस पे एलोबरेट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। मैं आपको एक बताता हूँ। आप मेरी पहली पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो रही है, जाहिर सी बात है, जब आते हैं तो पहले नगर निगम और क्राइम, पंचायत से शुरू करते हैं, बहुत सारा क्या चीजों का है। ये मेरे लिए सौभाग्य है, ये मेरे लिए बड़ा, बहुत ही कम पत्रकारों को मैं दावा से करूंगा कि जिसको सौभाग्य है कि मैंने बिहार के पंचायत इलेक्शन से लेके मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक को कवर किया है ग्राउंड पे जाके जी। तो ये मुझे, मतलब फ्रांस का इलेक्शन कवर किया, इंग्लैंड का इलेक्शन देखा, बांग्लादेश का इलेक्शन देखा, और बिहार में मुखिया का इलेक्शन मैंने खूब कवर किया है, पहला पंचायत इलेक्शन। लेकिन पहला जो मेरी बड़ी पॉलिटिकल जो एक कहते हैं कि रिपोर्टिंग आपको ऑन ग्राउंड पे ज्ञान से मिलता है, बिल्कुल, वो सारा किताबी ज्ञान एक तरफ, और जो ग्राउंड पे जो आप सीखते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, जो उनसे जो बात। तो मेरी पहली रिपोर्टिंग थी 2004 में, जब लालू प्रसाद का जो कैरियर डाउन हो रहा था राजनीतिक रूप से, उनकी एक अलग कहानी क्यों डाउन हो रहा था, लेकिन वो एक ढलान पे थे, या ढलान पे दिख नहीं रहे थे। आज मैं जब बात कर रहा हूँ तब लग रहा है कि ढलान, उस वक्त ढलान पता नहीं था कि ढलान है या नहीं है जी। और उसी समय नीतीश कुमार एक चैलेंजर के रूप में उभरे थे, और नीतीश कुमार बिहार अस्मिता यात्रा जी, उनकी पहली सफल यात्रा जो है, उनकी पॉलिटिकल जो मजबूत किया, तो वो यात्रा के बाद ही वो बिहार अस्मिता यात्रा के बावजूद बिहार में वो एक विकल्प के रूप में उभरे थे। उसी यात्रा को मैं कवर करूँ, वो एक इलेक्शन से ठीक पहले एक माहौल बनाने के लिए जी।
तो वो चंपारण से शुरू हुआ था जी तो मैं आते आते मैं मुजफ्फरपुर के कांटी में एक जगह है मुजफ्फरपुर में, वहां पे शाम में 4 बजे आ रहा था गाड़ी से। तो किसी ने कहा कि वो, और मुजफ्फरपुर वो जो इलाका कांटी था वो एक भूमियारों और दलितों का एक बड़ा आसपास भूमियार, मुजफ्फरपुर भूमियारों का जो कास्ट में जो समझते हैं वो भूमियार था, और बगल में एक दलित आबादी है। मुजफ्फरपुर भूमियार डोमिनेटेड इलाका रहा है और वहाँ दलित भी थे। तो मैं वहां गया और वहां पता चला, एक छोटा सा गांव था, वहां पता चला कि कल रात में, मतलब जिस दिन पहुंचा उस दिन एक दिन पहले रात में काफी मारपीट हुई थी जी, और काफी मतलब वायलेंट मारपीट हुई थी लड़कों के बीच में, अगल बगल वाले गाँव में। बगल वाले गाँव भूमियार के गाँव था और इसमें दलितों का गाँव था। तो जब हम पूछने निकले तो एक दलित गाँव में, तो वहां पे एक रिटायर्ड टीचर थी, उनसे फिर बातचीत शुरू हुई। तो जैसे गांव में होता है कि चाय पे बैठिए, चाय का शाम 5 बजे का वक्त था, बात करते हुए तो मैंने उनसे पूछा कि सुना कि कल यहाँ पे मारपीट हुई है। बोले हाँ मारपीट तो हुई है, बहुत काफी बवाल हुआ, कई लड़कों का कपार फूट गया। तो लोग कपार फूटना जी जी, बोले कि क्या हुआ। तो उन्होंने बड़ा थे बेचारे रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा कि कल रात में जब मारपीट थी वो शाम में 6-7 बजे होगा और दोनों तरफ से लाठी चली और 15-20 लड़के घायल हो गए दोनों साइड से, और फिर हम लोगों ने आके उसे रोक दिया, ऐसा हाल। तो वो थे थोड़ा सा सेंसेबल टीचर। बोले रात में 12 बजे एसपी साहब आए मुजफ्फरपुर से, डीएसपी भी साथ थे और 3 जीप आए। बोले तो क्या हुआ। तो बोले रात में जो जो लड़के लोग मारपीट किए थे सबको ठटकारने लगे, हम लोग भी बाहर निकले। उनकी देखिए क्या हुआ। तो अगर लालू जी के समय से पहले का समय होता तो ऐसे ठटकाते रहते 12 बजे, अब सारे लड़के को निकाल के मारना शुरू कर देते। क्योंकि दलित का गांव था, तुमने कैसे मारपीट की। लेकिन वो लोग बैठे, सबको बुलाए और डिटेल में बात हुई और हम लोगों का बात सुना गया, FIR हुई दोनों, और उनके साइड से भी उनको भी आरोपी बना कि हमको भी, क्योंकि मारपीट किया था लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं गया, और बड़े इज्जत से बड़े ढंग से। और फिर जो होता है कि लड़कों का मारपीट थे, लोगों ने कहा कि जाने दीजिए, वो भी तैयार है। तो उन्होंने उसको वाइंड अप करने में भूमिका निभाई और पुलिस ने बड़ी इज्जत के साथ। लेकिन अगर वो 15 साल पहले होता है ये, तो ये पूरे गांव के सारे लड़के जेल में होते कई दिन। तो ये फर्क लालू जी के आने से हुआ। तो जब ऐसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लालू जी के प्रशंसक होंगे, जाहिर सी बात है। और आप, तो मैंने पूछा कि तब इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि हम तो इलेक्शन रिपोर्टिंग में निकले थे। तो लेकिन हम लोग अब वोट आप नीतीश जी को इस बार देंगे। तो यात्रा का प्रभाव था। तो मैंने पूछा कि तो नीतीश जी को आप तो कह रहे हैं कि ये चीज, तो बोले कि देखिए लालू जी ने इतना सुनिश्चित कर दिया कि अब कोई एसपी डीएम रात में 12 बजे आके ठकठकाएगा तो मारेगा नहीं। लालू जी ने ये कर दिया। अब अगला काम क्या है कि जो लड़के लोग जो मारपीट करते हैं ना, अब इनको रोजगार चाहिए कि मारपीट ना कर सके। तो लालू जी की जो सफर था वो यहीं तक। अब यहां से नीतीश जी का काम है कि इस लड़के को रोजगार चाहिए। तो बड़ा वो एक तो सोशल, और मतलब उनका था कि नीतीश को भी वो एक अपनी जो बैकवर्ड एम्पावरमेंट के रूप में ले रहे थे। नीतीश भी बैकवर्ड कुर्मी कम्युनिटी से आते, बिल्कुल। तो उनका वही था कि जो सोशल में हम लोगों का जो एक हक था वो मिल चुका है। अब ये हक 2.0 की बात है लालू का अपना, तो उस ग्रेटिट्यूड के साथ कि लालू ने किया, लेकिन अब यहाँ से लालू जी के बस की बात नहीं है, अब ये नीतीश के बस की बात है। तो आप सोचिए कि किस परिवेश से कहां डीप रूटेड सोसाइटी में क्या अपेक्षा थी, कहां से आई और ये आई। तो किसी चीज का जब आप तुलनात्मक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड में भी जाके देखना बड़ा जरूरी होता है। तो उस लिहाज से नीतीश ने 2004 से 2009 के बीच में कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ, उस पर लोगों की जो थी कि वोट नहीं है या बिजली नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे प्रोएक्टिव किया। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो कई बार अब खुद जब नीतीश के दावा होता है या कई चीजें होती है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने पहले टर्म को ही गिनाते या उसके बाद में गिनाते हुए दिखते हैं। जब आप अपने आप 15-20 साल का कैरियर होता है और मैं बात करूं तो आप शुरू के 5 साल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही बिल्कुल ये हो जाते नहीं कि इसके बाद लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप भटकाव हो गया। तो उस लिहाज से अगर देखें तो नीतीश का पहला टर्म निश्चित तौर पे उनके जो वोटर था, जो अपेक्षा थी, उस पर वो खरा उतरे थे, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके जो वोटर थे ना, बार बार के, बिल्कुल, उन्होंने एक बड़ा बेस बनाया
वो सब कुछ उनका सोशल इक्वेशन उसी समय एबीसी महादलित पहले टर्म उनके लिए बहुत ही शानदार था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपने कहा जैसे सवाल उठाया कि क्या वो पटना यूनिवर्सिटी को ठीक कर सकते थे, क्या कुछ कुछ चीजें और भी जैसे रोजगार के हो अवसर, सकते थे, कई सारी चीजें, क्या इंडस्ट्री पर कुछ, कोई एक साल में कुछ नहीं होता है, कोई बदलाव आप एक साल में नहीं होता है, लेकिन आपको बदलाव करने के लिए इनको एक साल नहीं मिला, बहुत मिला उनको 3 से 4 कार्य बहुत मिला। बिल्कुल। तो अब ठीक है, आप कहने के लिए क्या पटना यूनिवर्सिटी को 15 साल में ठीक नहीं कर सकते थे क्या? और भी एजुकेशन में जो कई सारे आप अगर याद करें तो भागलपुर यूनिवर्सिटी का टीएनबी कॉलेज, या मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज, या पटना का पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी का सीएम साइंस इंस्टीट्यूशन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विरासत उस वक्त में हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि उस वहां से पढ़े स्टूडेंट कई लोग बाहर निकले हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े सफल हैं, वहां के एलुमनी वहां का बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो उसको जब आपके पास इंस्टीट्यूशन को नई इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की आपकी नहीं बात थी, जो इंस्टीट्यूशन जो विरासत उसकी रही है आप उसी को वापस कर सकते थे, क्या किया आपने? नहीं किया। तो इन सब चीजों का जो सवाल है, तो ब्लंट आंसर होगा कि नहीं हो पाए। इन्हें भी मौका मिला, अगर लालू प्रसाद के जिम्मे उन व्यवस्था, उन सिस्टम को खत्म करने का जिम्मा अगर क्रेडिट या डिसक्रेडिट उनको मिलता है, उनका आरोप मिलता है, तो आज की तारीख में 2025 में हम बात करें तो नीतीश जी के पास भी उन जो चीजें जो खराब हुई वो भी ठीक नहीं कर सके, ये वाली बात भी इनके जिम्मे आएंगी। सर आपने जो 2004 की बात कहा कि नीतीश जी वहां से उठे 2004, वही लीगेसी के साथ इस समय चुनाव मैदान में है प्रशांत किशोर। आप उनको, क्योंकि वहां की जो जनता कहती है कि हमें तो सबने, जितने लोग ने हमें भरोसा दिलाया, सबने हमें ठगा है, वहां की जनता का ऐसा आर्गुमेंट है, तो क्या आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी को सीट मिलती है तो वो बिहार के विकास के लिए काम कर पाएंगे? देखिए प्रशांत, जैसे आपने कहा कि प्रशांत किशोर, ये आपको मानना पड़ेगा, प्रशांत किशोर एक क्लियर पॉलिटिकल ब्रेन है। बिल्कुल, जिन्होंने अगर किया है, आप किसी के आप पूर्वाग्रह होके जाओ अगर ना करें, अगर तटस्थ होके करें, तो हर आदमी की अच्छाई होती है, बुराई होती है। तो पहले अच्छाई की बात, प्रशांत किशोर की बात, उनके पास पॉलिटिकल ब्रेन रहा है, बिहार के रहे हैं, बिहार में चुनाव देखा है, और जो मेहनत की है। देखिए राजनीति में एक बात आप क्लियर देख लीजिए, किसी का भी जो आदमी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो नेता ग्राउंड पे होगा उसे ट्रैक्शन मिलेगा, उसे जनता के बीच में स्वीकारता मिलेगा। मीडिया, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को के बड़े से बड़े क्रिटिक जो थे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 3000 किलोमीटर बोले कि ये बंदा ठीक है, उस बारे में एक लोगों की राय बदली, क्योंकि वो ग्राउंड पे थे। जो भी यात्रा गांधी की स्वीकारता चलने से हुई, जो लगातार 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उनका जो अंदाज पूरे इंडिया में घूम घूम के जो रैलियां की, जो लोगों से उनका संवाद रहा, वो तो कोई भी नेता अगर ग्राउंड हिट करता है तो वो कुछ लेके निकलता है, जनता उसे दे के जाती है। तो प्रशांत किशोर 2 साल से जो बिहार में लगातार घूमे हैं, इसमें से कोई दो राय नहीं है। हर गांव, हर जिला घूमे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कहीं न कहीं इस मामले में आपको जैसे जो आपका जो मूल सवाल था, वो बिहार में वो सबने महसूस किया कि पूरे जाति आधारित सोसाइटी या राजनीति के बीच में कहीं आरजेडी ने उनको भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो एनडीए ने भी लिया कि जो आरजेडी को वोट नहीं करता है वो आरजेडी को वोट नहीं करेगा, भले बीजेपी जेडीयू को गाली देगा तो देगा। वो उनको, इनके नेता को लगता है कि ठीक है, जो आरजेडी के जंगल वास्ते परेशान है तो मुझको वोट करेगा। इनके नेताओं से जब बात करते हो तो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं। आरजेडी को भी इसी तरह से, या उनका रहा है कि इनका जो मेरा जो माई समीकरण है वो तो हमको ही देगा, मुसलमान तो नहीं देगा जाकर बीजेपी को वोट। तो इन्होंने अपने अपने कोर वोटर को लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर वो आ गई, और अपने उसी इर्द गिर्द की, ठीक है मेरा अपना कोर वोट है, इनके पास इतना कोर वोट है, तो मैं आपका कुछ छीन लूं, मैं आपका छीन लूं, तो बस सबके पास अपना अपना है। तो राजनीति इसी के बीच में घूमती रह गई थी। इसमें जो मूल इश्यूज थे, तो प्रशांत किशोर के पास ये विकल्प नहीं था, इनकी मजबूरी थी कि वो लोगों की उनके पास कोई ऐसा वोट तो नहीं। प्रशांत किशोर को अब आज की तारीख में सारे आरजेडी के वोट आ जाए, कोई वोट बैंक, उनका कोई कंक्रीट अपना वोट बैंक नहीं था।
खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। बिहार में जैसे सामाजिक न्याय के बीच में एक ब्राह्मण के लिए एक सामाजिक स्वीकार्यता भी बहुत आसान नहीं है। तो बीजेपी का वोट बैंक है। हाँ, बीजेपी का वोट बैंक है। और वैसे भी बिहार यूपी जैसे जहाँ पे सोशल जो नई सामाजिक क्रांति है जिसमें पिछड़ों ने अपने आप को एम्पावर किया कि नंबर हमारा है तो हम रूल कैसे करने देंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि एक कड़वी सच्चाई है कि ब्राह्मण सामने आकर वो लीडरशिप नहीं ले सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि 40 साल 50 साल तो आपने ही राज किया है, तो आप भले 10 साल 20 साल लगे तो इनके लिए तो भी 10 साल का ही समय है। तो इन तमाम चीजों के बीच में प्रशांत किशोर ने एक रास्ता निकाला जो बिहार को क्या मिला। राजनीति के रूप में बिहार से 40 सांसद जाते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं। तो उन्होंने उस पलायन हो जाता है तो उस सेंटिमेंट को प्रशांत किशोर ने कुरेदने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास अगर विकल्प था तो इसी कुरेद के ही निकाल के उनको प्रशांत किशोर कब अगर आज की तारीख में प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं, कोई भी सीट जीतते हैं, 10% में वोट आता है तो कहां से आएंगे? उनके पास अपना कुछ नहीं है। उनको इस आरजेडी और या एनडीए में से ही अगर वो लेंगे, जो भी मिलेगा 2% मिले, 20% मिले, 25%, तो इन्हीं को तोड़ना है, दोनों के वोट बैंक को तोड़ना है जी। तो उन्होंने बिहारी का जो मुद्दा है, बिहारी लोगों का मुद्दा, बिहारी युवाओं का मुद्दा, इस मुद्दे को उठाने में मेरा अपना मानना है कि इसमें सफलता पाई। बहुत दिनों के बाद नैरेटिव का स्तर पे वो जो कह रहे हैं उनको वोट करें नहीं वोट करें, जब मेरी बात होती है आरजेडी इवन इंडिया गठबंधन के वोटर से, एनडीए वोटर के, मुझे पता है कि वोट उनको नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कम से कम एक मुद्दा सही उठा रहे हैं, नैरेटिव अच्छा सेट कर रहे हैं, तो फिर होनी ऐसी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज उनके जो पहले राउंड में जो एक होती है, उनके मुद्दे को स्वीकारता मिल गई। ये चीज उन्होंने पहली जो लड़ाई होती है वो स्टेज हाँ, उनके मुद्दों को स्वीकारता मिली, दूसरे लोग भी उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आज की तारीख में। अब पॉलिटिकल रिजल्ट में अब बिहार बहुत बड़ा स्टेट है। अब कोई दिल्ली का स्टेट होता या जैसे केजरीवाल आ गए तो एक अब क्या कह सकते थे। बिहार जैसे बड़े स्टेट में पहले इलेक्शन में एक सीधे आप जीत या उतनी बड़ी सफलता की बात करना भी अव्यवहारिकता है। कई बार सफलता का पैमाना सिर्फ जीत हार के बीच में नहीं होता। बिल्कुल। तो इसीलिए भी रिजल्ट है, भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इन्हीं सब अगर प्रशांत किशोर की बात करें या फिर अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर बात करें, तेजस्वी यादव अपने आप को कहते हैं कि हमको 17-18 महीने मौका मिला, हमने रोजगार दिया, हमने स्वास्थ्य बेहतर किया, हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो अगर जब हम इन सब चीजों को हम समझ पा रहे हैं, आप वो जो हमारा पुराना कार्यकाल था उसको छोड़ करके हम जो नई चीजें लेके आ रहे हैं, हम शिक्षा में बात कर रहे हैं, तो हमें दूसरी पार्टी को सबने ठगा है। तो अगर हम इस चीज को मुद्दे को ले आ रहे हैं सामने, तो हमें ही वोट करें आप। और इस समय वो इस सब मुद्दों के साथ बीच में जनता में जा रहे हैं कि हम पे विश्वास करके देखें एक बार। तो आप 25 की बात क्यों करें, आप 2020 की बात करते हैं हम लोग जी। 2020 में आप जैसे इस बार 20 के बाद 20 में तो कांग्रेस ऑल टाइम लो में थी जी, और इस बार चली कांग्रेस बिहार में, तो राहुल गांधी खुद से रैली कर रहे हैं और सालों बाद कांग्रेस का कोई एक इवेंट हो रहा है बिहार में या प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। 2020 में तो इलेक्शन में सिर्फ तेजस्वी अकेले थे, कांग्रेस जो भी थी वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, बहुत सारी सीटें हारी। बिल्कुल, हारी अलग बात है, निग्लिजिबल थी। जो सीट दिया गया, अगर वो जीतती भी तो आरजेडी के कारण नहीं, जीती भी तो आरजेडी के कारण, बिल्कुल, हारी भी तो आप जो भी छोड़, मतलब प्रैक्टिकली तेजस्वी वर्सेस ऑल था। बिल्कुल, वो इलेक्शन चिराग अलग से थे लेकिन तेजस्वी के सपोर्ट में तो नहीं थे। बिल्कुल। मैंने उस इलेक्शन को बड़ा नजदीक से कवर किया, मैंने उनकी कई सारी रैलियों को देखा। वो 10 मिनट की रैली करते थे जी, सिर्फ वो 10 एक दिन में, आपको याद होगा 10-10 रैली करते थे, दौड़ते भागते हुए, वो उनकी पूरा वायरल हुआ करती। 10 मिनट की रैली करते, 10 मिनट का उनका स्पीच होता था, 1-2 मिनट इंट्रो होता था, भाइयों बहनों मित्रों क्या हो गया नहीं हो गया। उसके बाद वो सिर्फ अगले 6 मिनट वो 10 लाख रोजगार की बात करती थी, याद होगा उनका जी, मुद्दा था, सिर्फ 6 मिनट, और वही 6 मिनट उनके लिए माहौल बनाता था और बाद में खत्म करके बाकी सब छोटी छोटी इश्यूज होती थी। तो उस इलेक्शन में सिर्फ 10 लाख रोजगार का मुद्दा बना के तेजस्वी यादव को अगर देखें, इंडिया गठबंधन का अगर देखें, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिल्कुल। वोट में भी सिर्फ 10-15 हजार 18 हजार का ही फर्क था। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट वो इलेक्शन जीते ही हुए थे वो, अगर आप देखें जी। और सिर्फ 1 महीने की मेहनत थी, 2 महीने की। ये बात भी थी कि तेजस्वी यादव ने भी उस इलेक्शन में बहुत कम मेहनत की थी, लास्ट 2 महीने में ही मेहनत की थी। कोविड का साल था, जुलाई अगस्त तक तो लॉकडाउन का ही माहौल था, तो ग्राउंड पे भी नहीं आए थे।
सिर्फ रोजगार की बात करके अगर आप देखेंगे तो इनके पास उस वक्त अगर देखें तो इनके पास क्या बताया जाता था कि इनके पास मुस्लिम यादव का वोट है, दोनों का वोट देखें तो 30% के आसपास होता है। उसके बाद अगर ये 40% तक टच किया था तो किसका वोट था? वो बीजेपी या एनडीए का ही वोट सब। तो सिर्फ रोजगार के नाम पे जो आप कह रहे हैं ना कि अगर एक तेजस्वी यादव ने उस कैंपेन में अगर याद करें पूरे बिहार में तेजस्वी, उसमें लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव ने पूरे उस में कहीं ना कहीं उस चीजों को भूलवाने की भी कोशिश की थी कि जो अगर किसी को उस 90s के दौर से शिकायत है तो वो दौर हम छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने उस तरह से अपना पोस्टर में भी एक न्यू एज लड़के की जनरेशनल, उन्होंने लालू जी का पोस्टर तक हटा दिया था, A to Z की बात करते थे और उस तरह से। और तो कहीं ना कहीं उसमें हम मिथिलांचल में गए थे, मिथिलांचल सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इवन ब्राह्मण लड़कों से का उनको वोट मिला था। अरे वोट तो मिला था ना, बिल्कुल। ये तो फैक्चुअल बात है कि उनके पूरे बिहार में वोट मिला था उनको। तो कहां से वोट मिला था, किस मुद्दे पे वोट मिला था? तो उनको तेजस्वी यादव ने एक कोशिश की, पहली कोशिश थी वो पूरे आरजेडी की तरह से अपने कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो एक 90s का जो एक नेगेटिव लेगेसी है उसको छोड़ के अपने आप को री इन्वेंट करके सब लोगों के बीच में जाने की उसमें सफलता मिली थी। उनको अपना कोर वोट तो मिला ही, बाहर से लोगों को सपोर्ट मिला था। क्या वो इस समय उस चीज को और आगे रिपीट कर पाएंगे? बेस है उनके पास अभी भी, लोकसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, लेकिन वोट के मामले में भी थोड़ा होल्ड कर सफल हुए थे। लेकिन लोकसभा विधानसभा का अलग होता है, पिछली बार भी देखा था 19 का इलेक्शन में 20 में काफी चेंज हो गया। तो क्या इसमें जो आप कह रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया है, प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया तो उनके पास पार्टी नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तेजस्वी क्या जिनके पास वोट है, क्या वो अभी अगले इलेक्शन में, चूंकि अभी इलेक्शन अब पीक आने वाला है, अभी कनेक्ट करने वाला है, तो क्या वो 20 वाला अपना जो टेम्परामेंट था या जो मोमेंटम है धीरे धीरे कर पाएंगे? क्योंकि अभी नैरेटिव का स्तर पे आरजेडी इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा कर रही है। वो एक माहौल, इस तरह की यात्रा जब चुनाव से 4 महीने पहले होते तो ऐसी यात्रा मुद्दों के लिए नहीं होती। पॉलिटिकल भी है, वो एक होती माहौल बनाने के लिए, अपने कैडर को, पीआर होता है वैसे, कैडर को रिचार्ज करने के लिए एक कैडर खड़ी होती है। मतलब एक लड़ाई तो पहले होते हैं ना, वार्म अप, ये वार्म अप है बिल्कुल। तो वार्म अप के बाद रियल मुद्दा तो सितंबर अक्टूबर में जब आएगा, तो इसीलिए अभी ये नहीं कर सकते हैं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, जो दिल्ली में बैठते हैं। हमेशा हर चीज मुद्दे के लिए नहीं होता है। ये यात्रा एक वार्म अप लड़ाई है, इससे इनको पता है कि इससे मुझे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, एक अपनी प्रेजेंस की हम लोग लड़ाई में है, मैदान में है, चार्ज है, वो उस सब चीजों के लिए ये प्रैक्टिस मैच है जी। असल मुद्दे कैसे एजेंडा के साथ वो चुनाव लड़ने आते हैं, उस पे इस बार सारा डिपेंड करेगा। मेरा क्लियर मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में किसी कोई कहे नहीं कहीं तेजस्वी ही सीएम फेस है, तेजस्वी वो क्लियर भी है, उसमें कुछ चीज कहने की जरूरत नहीं होती है, वो डिफॉल्ट मोड में होता है। तो मेरा स्पष्ट है कि सारा डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अपने कैंपेन को कितना निगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना उनके लिए पॉजिटिव होगा। वो होगा अगर वो फिर वही सब बिना एजेंडा के या बिना किसी न्यू जनरेशन को कनेक्ट किए हुए वो आते हैं तो उनके लिए निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव कैंपेन करते हैं और जो आपने कहा कि तमाम चीजें जो यूथ से कुछ रोजगार या इन और सब तरीके से जो बिहार विजन क्या हो सकता है जी, अपने विजन के साथ सिर्फ लाना ही नहीं होता है, लाने के साथ कनेक्ट करना होता है। जैसे 10 लाख नौकरी का वादा किया लेकिन उसके साथ कनेक्ट किया, बिल्कुल पूरे बिहार में घर घर पहुंच गया, बिल्कुल। और उनके 17-18 जो कम महीने का कार्यकाल उसमें उन्होंने रोजगार, वो अलग बात है, वो सत्ता के आने के बाद होती है। लेकिन जब उन्होंने जो वादा किया वो वादा कनेक्ट किया, तो अब कैंपेन इनका कैसा होता है उसी पे सारा डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से। सर एक और युवा चेहरा है चिराग पासवान, वो एनडीए के साथ जरूर है, वो लेगेसी तो रामविलास पासवान जी का वो जरूर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या एनडीए के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे संकेत भी दिए हैं कि वो बहुत सारे मुद्दों से वो एनडीए जो गठबंधन है उससे बहुत अलग उनके विचार हैं, तो क्या समय आने पे, क्या इलेक्शन आने पे क्या जरूरी ये अगर सीएम फेस या फिर किसी प्रकार की और भी जरूरी होगी तो क्या एनडीए से अलग हो सकते हैं चिराग पासवान? क्योंकि बहुत संकेत है उन्होंने दिया, हालांकि बाद में वो जरूर कहते हैं कि मैं तो हनुमान हूं मोदी जी का, पर बहुत सारे संकेत उनके विचार बहुत अलग हुए बीजेपी से। नहीं, वो सारे विचार उनके पटना में अलग होते हैं, दिल्ली आके फिर मिल जाते हैं। ये विरोधाभास क्यों है? वो पटना से शुरू होते हैं, दिल्ली आके मिल जाते हैं। तो ये अब
ये बार बार करके चिराग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। चिराग पासवान देखिए, जैसे कुछ ऐसे नेता होते हैं ना, जैसे पोलराइज्ड, बिहार यूपी 90s पर बहुत पोलराइज्ड स्टेट हो गया। तो अगर कोई यादव नेता है तो उसको दूसरा वोट नहीं करेगा। जैसे बिहार यूपी में अखिलेश यादव थे तो बिहार में कुछ बीजेपी होगा तो बीजेपी को मुसलमान या आपको बहुत सारे दूसरे लोग वोट नहीं। हर पार्टी का अपना एक वोट होता है, फिक्स होता है जी। तो दो नेताओं के मैंने देखा है कि जिनकी स्वीकार्यता सभी में होती थी, एक यूपी में मायावती और बिहार में चिराग पासवान। अब मायावती के लिए उत्तर प्रदेश घूमेंगे तो वोट उनको देना ही दे, लेकिन किसी के पास ऐसी वजह नहीं है कि मैं तो मायावती को वोट नहीं दूंगा जी, ऐसा कन्विक्शन अब किसी के पास नहीं। बिल्कुल, ये पोजीशनिंग आज की तारीख में हिंदी फील्ड के नेताओं में बहुत ही कम नेताओं के पास ये होता है। बिल्कुल, कि उसे मायावती को देना होगा, किसी ब्राह्मण से मिलेगा, नहीं देगा वोट अलग बात है, लेकिन उसको सिर्फ मायावती को वोट नहीं देने की वजह नहीं होती है। वो दे सकता है, भी है, नहीं भी दे सकता है। बैकवर्ड कम्युनिटी हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, ये सब लोग आज की तारीख में, मायावती अकेली ऐसी नेता थी। तो मुझे कई बार वो बड़ा मिस्ट्री लगता है कि एक ऐसी मायावती जैसी नेता अपने आप को इतनी क्यों पीछे चलती चली गई, और अपने आप को उनको जनता ने नहीं पीछे धकेला, उन्होंने खुद को, वो एक इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे मिस्टीरियस वो एक इतिहास होगा वो जब पढ़ा जाएगा। कि जो पर्सनली मुझे लगता था कि वो पीएम मटेरियल, बिल्कुल वो बिल्कुल स्वीकार्यता जो होती है ना, कि कोई एक नेता जिसकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता हो सकती है। जैसे आज की तारीख में बताइए कि अगर आप बीजेपी के लिए तो मैं आपको 10 आपको लोग से मिला दूंगा, नहीं मैं सबको वोट कर दूंगा, इस बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। बिल्कुल सेम विथ आरजेडी, सेम विथ कांग्रेस, सबके साथ हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं जो इनके पास ऐसी पोजिशनिंग होती है। चिराग के पास भी ऐसी पोजिशनिंग थी, बहुत ही लिमिटेड में। ये मैं ऐसा तो तुलना नहीं करूं कि मायावती की तरह ही उनका बेस, मैं सिर्फ एक पोजिशनिंग की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे रामविलास पासवान, चिराग की भी नहीं, रामविलास पासवान की अपनी विरासत। बिल्कुल, तो ये चिराग के पास जो भी है वो अपना अर्न किया हुआ नहीं है, वो रामविलास पासवान का अर्न किया हुआ है। चिराग पासवान एक प्लीजेंट फेस है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपना चिराग पासवान मेहनत कम करते हैं। तो मैंने कहा जो मेहनत करता है राजनीति उसको प्रीमियम देती है। बिल्कुल, अभी तक वो मेहनत नहीं कर पाए हैं। दिल्ली आते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ जाती है, बीजेपी में उनको बिहार में उनको बीजेपी की जरूरत है। अकेले रह के देख ही लिया कि वो खुद का नहीं, कि उन्होंने जेडीयू का नुकसान किया, खुद का उनका अपना कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान अभी के तारीख में थोड़े से कंफ्यूज हैं कि किधर जाना है, उनकी प्राथमिकता क्या है, पटना में क्या उनको करना है, दिल्ली में क्या करना है उनको। पटना में बोल के बड़ा एग्रेसिव बोल के प्लेन पे चढ़ते हैं, उतर के दिल्ली एयरपोर्ट पे फिर उसका उल्टा बोल देते हैं। कि जब वो खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर मैं उनके लिए कैसे अभी तय कर लूं कि वो क्या कर सकते हैं। सर अभी आपने बीएसपी और मायावती जी का जिक्र किया। अभी कल एक वो आया कि उनको उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद को सेकंड पोजीशनिंग दी गई है बीएसपी में। क्या ऐसा, बहुत संक्षेप में जानना है कि ऐसी क्या वजह रही होंगी, या जो उनका जनाधार था, राष्ट्रीय पार्टी थी, उसके बाद उनकी जो पोजीशनिंग थी यूपी का वो बहुत डाउन हो गया। आज उनके पास एक सांसद भी नहीं है। क्या वजह रही है? क्या वो जो भ्रष्टाचार था वो एक वजह हुई होगी, या फिर और भी बहुत सारी वजह होंगी जो आज बीएसपी बिल्कुल नीचे है? ये बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, ये बहुत ही मिस्ट्री है जी। और आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, क्या मायावती जो शख्स है, जो उनकी एक ऑरा है, राजनीति से छोड़ दीजिए जी, क्या लगता है कि इवन करप्शन के केस से क्या लगता है कि मायावती को जेल दिया जा सकता है? नहीं, अगर होता तो बिल्कुल होती हो। नहीं, अगर वो उनको जेल देने के बाद क्या लगता है कि वो उनका पूरे राज्य में उनके प्रति सिंपैथी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मायावती एक ऐसी चीज है, अगर उनको जेल देने का कोई जोखिम लेगा तो मेरा अपना मानना है कि मायावती सीधे एक और उनका एक और बिल्डअप होता, बिल्कुल और बिल्डअप होता। बिल्कुल, मायावती के पास उम्र थी जब से वो आई, तो अगर मायावती का जो कोर वोट था ना, मायावती का जो कोर फॉलोइंग थी, मायावती करप्शन से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बताऊं, जब लालू का करप्शन चार्ज लगा था और लालू के सपोर्टर से मिला था जी, तो जब मैंने बोला था तो वो बड़ा स्पष्ट आ रहा है, पैसा खा ली तो क्या हुआ। जब सॉरी टू यूज, जब ब्राह्मण लोग खाता था तो आपको बड़ा अच्छा लगता था, हमारा आदमी खा लिया, खाता तो सब है। तो इवन दलित उलित को लगता है कि वो अगर मान लीजिए खा लिया, एक बार
इवन यूपी में जब हम कहीं घूम रहे थे तो मिले थे कि आप लोगों को बुरा लगता है कि जो एक दलित की बेटी हवाई जहाज चढ़ती है या अच्छा घर पे रहती है, नहीं जब उनके बारे में होती है कि वो बड़ा लाइफ मायावती जीने लगी, तो उस पर आया तो वो बोले कि अच्छा, जब वो लोग करते तो अच्छा लगता था जब हमारे कोई, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि करप्शन के केसेस से भी मायावती का पॉलिटिकल बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये क्यों डरी, क्यों बैकफुट पे आई? ऐसा नेता जो कुछ भी कर सकता था, उसके लिए स्काई द लिमिट बन गया था। वो राजनीति में अगर वो एग्रेसिव राजनीति करती, उन्होंने पूरी तरह से अपना स्पेस, विपक्ष स्पेस अखिलेश को दे दिया। अखिलेश को एक थैंक यू नोट भेजना चाहिए मायावती को कि पूरे राज्य की राजनीति में जो अखिलेश को इतना सुलभ नहीं होता ऑपोजिशन स्पेस लेना कभी भी, वो उन्होंने अखिलेश को गिफ्ट कर दिया। क्यों किया, क्या हुआ, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन की तरह एक, और मेरी हमेशा इच्छा रहेगी कि ये पूरा पूरा सच कभी सामने आएगा तो शायद पता चले। ये क्योंकि जो भी तर्क दिया मेरे लिए वो नहीं पसंद, किसी के लिए नहीं है, तो मुझे करप्शन केस, जेल, ये सब भी मुझे नहीं पता। अगर करप्शन केस अगर होता भी तो मायावती को या उनकी पार्टी या उनके कोर वोटर को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कभी उठ पाएगी बीएसपी? आपकी जिस तरह, अरे उठने की पहले कोशिश तो करनी चाहिए। आप लड़ते हुए तो दिखे, क्योंकि आप एक तरह से आप आज की तारीख में जब भी मायावती का स्टेटमेंट देखें तो लगेगा कि वो एक नहीं होती कि बाबा की तरह या एक राजनीति की सबके लिए भैया सब दार्शनिक की तरह, हाँ वो फिलोसफर की तरह, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एक टीचर, एक दार्शनिक फिलोसफर टीचर की तरह वो किसी मुद्दे पे बोल के तुम भी गलत थे लेकिन तुम सोच लो तुम भी ठीक नहीं हो, ऐसा कर लो, मतलब वो पता ही नहीं चला कि इनके राजनीति का क्या है। उनके भतीजे में पोटेंशियल है, पर लेकिन आपने फिर देखा होगा कि जब भतीजे थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश किए, वो पार्टी से निकाल के कितना सार्वजनिक मंच पे हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कि छिपके हुआ, सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी हुई। बिल्कुल उन्हें तो ये अभी मायावती की राजनीति मुझे नहीं समझ में आ रही है। कई लोग दावा करते हैं ये कारण वो कारण भी मुझे नहीं पसंद है। जितनी कारण बताई जा रही है मैं उस कारण को भी इंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मुझे मायावती की राजनीति भी समझ में नहीं आ रही है। बस सिर्फ एक जानता हूं कि एक ऐसी लीडर जो कुछ भी कर सकती थी, जो मेरा स्ट्रांग मानना है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही स्ट्रांग और निश्चित तौर पे बन सकती थी, अभी भी बन सके। राजनीति में कभी किसी के लिए ऑब्वियसली नहीं लिखना चाहिए, मेरा अपना बीजेपी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, किसी का नहीं करना चाहिए, वो मैंने वो देखा है। लेकिन वो जिस तेजी से वो लगातार रह सकती थी, उन्होंने खुद से दूर किया है जनता से। जी जी सर, उन्हीं का एक जो ऐसा बोलते हैं कि जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है चंद्रशेखर जी की तरफ, हाँ। ऐसा आपको लगता है कि चंद्रशेखर आने वाले समय में बीएसपी जैसी एक बहुत बड़ी पार्टी बनने के लिए बिल्कुल सज्ज है? देखिए, जब आप रहेंगे, जब आपका वोटर होगा, जब आप लगातार एक वक्त तक वोटर इंतजार करेगा। मैंने कहा ना कि मायावती के लिए कभी भी, अभी हर नेता के लिए एक हेट हो जाता है, एक हो जाता है। मायावती के लिए यूपी में हेट नहीं है, उनका आज भी एक वोट बैंक है। मायावती को वोट दे नहीं दे, मायावती के लिए कहीं से हेट फैक्टर नहीं है, ये बात तो अभी मानते हैं। तो मायावती का अगर वोटर जाएगा तो मजबूरी में जाएगा, क्योंकि उनकी नेता नहीं लड़ रही हैं या नेता रेस में नहीं दिखती हैं या जो भी है, वो निराश होके जाएगा। वो अब अभी इलेक्शन में जब नहीं है तो चंद्रशेखर के पास गया या कोई अखिलेश के पास गया या बीजेपी के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? वो अभी क्रॉस रोड पे है जी। तो यहाँ पे क्या अगले इलेक्शन में क्या मायावती अपने आप को रीइन्वेंट करके आएंगे तो फिर सारा इधर आ जाएगा। फिर इनका तो वोटर ही यही है इनका जी। या अखिलेश भी वो आई कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी आई कर रहे हैं, कांग्रेस भी आई कर रही है, बीजेपी कर ही रही है। तो ये नहीं कि दावेदार सब हैं, सब नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सबके बीच में अभी चर्चा यही होती है कि एक उनका फिक्स 20% बहुत बड़ा वोट होता है, 20% वोट मायावती का रहा है, तो फिक्स्ड कोर वोट है। उसके बाद अपना जो भी इलेक्शन होता है तो उस पर से टॉप अप होता है। मिनिमम जिस यूपी जैसे स्टेट में 20% वोट का जो उसका एक कंप्लीटली कमांड रहा है, तो जब मायावती खुद रेस से हटते हुए देखेंगे या और भी आगे भविष्य में कमजोर होंगे तो 20% कहाँ शिफ्ट होगा? जहां शिफ्ट होगा वो राजनीति में, यूपी राजनीति में फिर वो पोल पोजीशन में आ जाएगा। सर 24 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने एक नया फैक्टर ले आए, पीडीएफ फैक्टर। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे हुए, और इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो पहला जो इन लोग में
नई संख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है, पर जो बहुत ज्यादा खुशी का जो माहौल था वो था अयोध्या का। अयोध्या का, हाँ। तो ऐसे क्या फैक्टर थे? क्या पीडीए सच में 27 के इलेक्शन में भी इस चीज को दोहराएगी? क्या 24 में उन्होंने मुलायम सिंह की जो लेगेसी थी उसको बहुत आगे तक ले आया, 37 सीट तक ले आना? अखिलेश यादव निश्चित रूप से उन्होंने कुछ तो, पीडीए में ऐसा कुछ फैक्टर होगा, तो 27 का चुनौतीपूर्ण रहेगा, टक्कर रहेगा। पीडीए में उसका पी से ज्यादा डीए वर्क किया जी। पीडीए किया पी, हाँ, लेकिन पी का भी एक अंश रहा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर डी और ए रहा। पहले अल्पसंख्यक की बात करें और उसके पीछे कांग्रेस के अलायंस का बड़ा योगदान है। हम उसकी भागीदारी को हम लोग बिल्कुल वो कहते हैं डिनाई। उसमें जब सीएनआरसी का आंदोलन हुआ जी, उस समय जब मुस्लिम नेताओं से बात होती थी तो उस वक्त मुस्लिमों में एक रियलाइजेशन हुआ कि हमने हाल के सालों में तमाम जगहों पे, और वो सीएनआरसी में मुस्लिमों के बीच में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, या आज भी एक फीलिंग है कि जब वो मुसीबत में थे या हंसते हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, तो तमाम रीजनल पार्टीज ने उन्हें डंप कर दिया। डंप इस तरह से कर दिया कि दिल्ली का आंदोलन है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये हमारा मुद्दा तो नहीं है, हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनके अंदर मुस्लिमों के बीच रियलाइजेशन हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारे लिए आवाज, एक राजनीतिक दल तो होनी ही चाहिए जो हमारे आवाज को उठाए। मुस्लिमों ने ही कांग्रेस को कमजोर किया था सारे स्टेट में, बिहार में आरजेडी के साथ, यूपी में अखिलेश के साथ, अपन बंगाल में ममता के साथ, जहां भी सब जगह टूटा जब जो भी है। तो मुस्लिमों को लगा कि नहीं, मेरी एक आवाज जो है, और राहुल गांधी उसका मुख्य आवाज है। राहुल गांधी जब बोलते थे कन्विक्शन के साथ, वो मुस्लिम को उसके साथ पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बने। 17 में जब बने थे अध्यक्ष तो उनका उसको लगा कि नहीं, वो मेरा सक्सेसफुल नहीं था, वो जब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे थे। तो राहुल जब न्यू जो राहुल आए तो उसमें वो थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हुए। तो ठीक है, नुकसान होगा, देखा जाएगा, हम मुद्दे पे बोलेंगे, भले वो पूरा मुस्लिम लगे जो लगे। तो ये राहुल के लिए आज की तारीख में उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबसे वीक पॉइंट जो बोले, लेकिन वो है, वो कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, कई बार पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं बोलते हैं। तो ये एस्पेक्ट ने राहुल को मुस्लिमों के बीच मजबूत किया। वो मुस्लिमों के बीच में हाल की तारीख में वो मुस्लिमों के सबसे बड़े उनको एक कांग्रेस और राहुल को वो बड़ा जो वापसी हुई है कहीं ना कहीं, वो एक यूपी में जो आप कह रहे हैं कि एक फैक्टर हुआ कि जो राहुल या कांग्रेस के अलायंस होने के बाद जो भी कंफ्यूजन था मुस्लिमों का वो खत्म हो गया एकदम। एक वोट जो मायावती के पास या किसी और के पास वो नहीं है, वो ऐसी, तो वो कांग्रेस का एक। दूसरा जो दलितों का जो एस्पेक्ट था, वो जो कांग्रेस और बाकी लोगों ने संविधान वाला जो उठा, संविधान वाले एस्पेक्ट में संविधान अपनी जगह पे था, लेकिन उसका मुद्दा ये गया कि कहीं ना कहीं संविधान आएगा तो हमारा संविधान मतलब क्या है, दलितों को जितना हक है, कहीं ना कहीं आज की तारीख में दलितों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रोनेज तो है कई तरह का। तो संविधान बदलेगा तो लगेगा कि तब क्या पता हम लोग का बदल जाए। तो वो क्लिक किया था, वो काम किया था जी। एक वो भी एक, तो मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस और अखिलेश का जो राहुल अखिलेश का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क कर गया। जो दलितों और मुस्लिमों का जो पोलराइजेशन था, तो जानते यूपी में ये इनफ है, बाकी इनके पास यादव तो था ही, कि मुस्लिमों और यादव और थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं जो इसके साथ पिछड़ों का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था अखिलेश का, जो पिछड़ों के बीच आउटरीच उनकी हुई थी, मौर्या हो गया, वो भी वर्क किया। तो यूपी में एक मॉडल है जो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से जो एफर्ट हुआ, जो अलायंस हुआ, फिर अलायंस के बाद जिस तरह से टिकटें बांटी गई, वो वर्क किया जी। सर, ये जो संविधान जो 400 पार का नारा, ये इलेक्शन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा, क्योंकि इनकी जगह सीट बहुमत से कम हो गई, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए उसे इफेक्ट कौन होता है। अब जैसे बिहार में वोट चोरी वाला जैसे मुद्दा है, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे बिल्कुल। तो कहीं जैसे संविधान के बाद का वो है, तो संविधान से मैं कि दलितों को संविधान से मतलब नहीं थी, तो उनके बीच में यह भ्रम फैला कि संविधान बदलेगा, जो अभी के स्टेटस आज का नियम बदल जाएगा, तो आपको लगेगा ना कि बदल जाएगा, तो अभी तो हमको ये है कि रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर आप बेनिफिशियरी हैं या आपको पैट्रोनेज है उस नए अभी के सिस्टम में, और कोई बोला अभी सिस्टम बदल रहा है, कोई मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस सिस्टम वो बदल, आपके लिए संविधान मतलब नहीं है। उस संविधान के कारण जो आपको पैट्रोनेज है, आप सबसे पहले वो सोचेंगे ना। तो दलितों में ये मैसेज गया है कि संविधान अगर बदलेगा तो इसका मतलब अभी जो है वो तो बदल जाएगा ना जी। इसीलिए अभी बदलने के लिए क्या जाएगा ना, तो अभी क्या है, तो अभी तो हमको बहुत सारी चीजें सुविधा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो हमको सुविधाएं वो बदल जाएंगे,
तो ये ऐसा नहीं कि ये बीजेपी को भी देर इलेक्शन के जो लेट स्टेज तक आइडिया लग गया था कि ये चीजें इस तरह से क्लिक हो रही हैं, तो वो उतरी थी। खुद नरेंद्र मोदी आप देखें 24 के अगर इलेक्शन के जो लेटर स्टेज में वो काफी एग्रेसिव उतरे थे वो जी। लेकिन एक बार जब नैरेटिव, जो फर्स्ट मूवर का हमेशा एडवांटेज होता है इलेक्शन में, जो जिस मुद्दे के साथ फर्स्ट मूव अगर आप करते हैं, जो मैंने तेजस्वी की बात की 10 लाख, तो वो बाद में जब उनको बीजेपी को लगा था एनडीए को युद्ध, तो वो लोग 2 करोड़ जॉब के साथ आ गए थे बिहार में, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट मूवर तेजस्वी यादव थे। यहाँ भी फर्स्ट मूवर विपक्ष थी और संविधान बदल जाए, तो वो काउंटर उतना काम नहीं कर पाए जी। तो इसीलिए संविधान ने काम किया था। देखिए कई बार हम लोग पत्रकारिता में आज की तारीख में टीवी बहस में बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, संविधान बदलने से क्या पब्लिक को मतलब है। अरे संविधान से मतलब नहीं है, नैरेटिव से। उसको नैरेटिव, वो उस चीज बात को वो किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको अपने जीवन से कैसे जोड़ रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं, कोई एक मुद्दा राजनीति में नहीं चलती है, एक समग्रता आती है, वो उस तरह से लेता है। तो कई बार जो टीवी डिबेट और टीवी वाला जो एक होता है, उससे हम लोग जो बड़ा त्वरित रूप से बड़ा 2020 मोड में जो करते हैं कि ये मुद्दा काम नहीं करता है, ये मुद्दा काम करता है, इतना सिंप्लीफिकेशन जनता नहीं करती है। सर ये जो हिंदुत्व की जो धारणा थी, अयोध्या चुनाव हारने के बाद क्या डेंट लगा है कुछ बीजेपी को? उसके लिए मैं, हमारी किताब ही है, उसके लिए आप अगर किताब पढ़ेंगे तो एक हिंदुत्व और जो हम लोगों ने किताब जैसे इंडिया ऑन द मूव जैसे किताब लिखी है, वो इसी मुद्दे को डिटेल आउट किया है। थोड़ा सा अगर संक्षेप में बता दे तो। देखिए हम लोगों का जैसे अपना जो थीसिस है उसमें हिंदुत्व का पीक हम लोगों ने 90s में भी देखा था, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी जी, राम मंदिर आंदोलन हुआ, वो पीक था, उससे अधिक तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल, रथ यात्रा निकली और वो पीक था। हिंदुत्व का पीक हम लोगों ने देखा, हिंदुत्व का पीक में कितना सीट आया, 182 जी। इसका मतलब हिंदुत्व जब पीक हो सकता है तो वो मैक्सिमम जा सकता है 183 तक, ये तो 303 तक गए, बिल्कुल 272 तक गए, 282 तक गए, सॉरी। तो उसी में हम लोगों ने जिक्र जो बात किया है कि आप 2016 में जब जेएनयू घटना हुई जी, तो उसको आप जेएनयू को सिर्फ एक घटना के रूप में मत देखिए। कई बार लगा ना, इवन उस वक्त जब बात होती थी इवन बीजेपी के लोगों से भी, तो जेएनयू का घटना बहुत बड़ा है। वो एक ऐसी घटना थी जो होती थी ना कि 2016 तक हिंदुत्व की जो राजनीति थी वो एक अलग थी। वो बीजेपी उसको कई बार पहले भी कर, जैसे 90s में कर चुकी थी, उसके बाद भी कर चुकी थी, वो था। वो राजनीति नई चीजें नहीं थी, वो ऑलरेडी समाज में राजनीति में वो स्टेब्लिश थी। लेकिन 2016 में क्या हुआ, उससे पहले जो राष्ट्रवाद था, भारत माता की जय थी, वो सबके लिए समान थी। वो राजनीतिक टूल नहीं था, राजनीतिक वोट बैंक नहीं था। जेएनयू कांड के बाद राष्ट्रवाद उपजा, और उससे पहले राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों पैरेलल लाइन चलती थी, दोनों नहीं थी। इसने दोनों को मिला दिया और एक नया पॉलिटिकल प्रोडक्ट बन गया, और इसने 183 और 303 तक जो गैप था वो भर दिया। आप देखते होंगे कई जगह पे भारत माता की जय और जय श्री राम दोनों क्या है ना, आपने देखा होगा। आपने 16 के बाद ही देखा होगा जब कांवर रथ चलता था तो उसमें भगवा रथ भी और तिरंगा भी चलता था, देखा होगा। बिल्कुल। तो एक नई टुकड़े टुकड़े गैंग जब आए तो एक आप एंटी नेशनल है, तो राष्ट्रवाद को एक घर घर आपने जब आपने देखा व्हाट्सएप नैरेटिव पर, व्हाट्सएप पे बातचीत लोगों करते, वो तो एंटी नेशनल है जी, वो नक्सल एंटी, वो नक्सल है। तो एक वो आपने नैरेटिव देखा होगा, वो राजनीतिक, वो एक संवाद में वो राष्ट्रवाद आया, वो राजनीतिक टूल भी बन गया पहली बार। मतलब अगर आप मैंने देखें 52 से ये था कि तो राष्ट्रवाद हिंदुत्व दोनों एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इसीलिए अब हिंदुत्व ही नहीं बचा, हिंदुत्व में जय श्री राम और भारत माता जय की जय, ये दोनों मिल गया और दोनों का एक पॉलिटिकल आया। तो अब आप कहें कि वो 24 में के बाद क्या वो कम हो गया? तो मैं देख रहा था कल आप किसी चैनल पे कोई सर्वे में, तो उसमें मैं देख रहा था कि वो जो फरवरी में जो पोजीशनिंग थी जी सरकार की, जो पॉइंट था, जो भी पॉपुलैरिटी थी, मोड ऑफ द नेशन जो सर्वे है, तो अगस्त में कल उसमें अगर उन्हीं की डाटा को मैं सच मानूं तो जी, तो फरवरी में जो पॉपुलैरिटी थी अगस्त में उससे कम, बिल्कुल 28% पे आ गई, जो भी सरकार की जो भी थी।
लेकिन इस फरवरी से अगस्त के बीच में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी। पिछले 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अगर सरकार की पॉपुलैरिटी यहाँ थी तो यहाँ चली गई। बिल्कुल। अब यूपी का इलेक्शन या 2019 का इलेक्शन आप जीत गए, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये तो एक संकेत है कि राष्ट्रवाद का जो पीक था वो पीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर का मैग्नीट्यूड तो दोनों से तो अधिक था ना। बिल्कुल। इसके बाद तो आप और बढ़ना चाहिए था। तो अगर उस डाटा हम मान के चल रहे हैं कि वो डाटा सही ढंग से किया होगा, कम से कम सरकार के खिलाफ सरकार को जाके तो नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो पीक है। और दूसरा जो एक आप देख रहे हैं 24 में खुद अयोध्या में हारे, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का पीक अगर वहां हारने की वजह नहीं थी तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व भी पीक कर गया है। तो मेरा अपना मानना, व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के नाम पे जो वोट का जो थ्रेशोल्ड होता है वो पीक कर गया है। अब इससे अधिक नहीं जा सकता। तो अब इससे जो भी कोई चीज राजनीति में पहले पीक करती है वो बनता है, फिर वहां से उसका स्लाइड होता है। तो फिर मुझे लगता है बैक टू बेसिक जो बाकी जब गवर्नेंस है बाकी सब चीजें होती है वो इशू भी फिर आ सकता है। सर अभी एक जो MOTN जो सर्वे आया है उसमें ये था कि पॉपुलैरिटी के बेस पे जो चीजें थी, तो सेकंड नंबर में जो पोजीशन थी वो तो योगी जी की थी। तो क्योंकि 24 में जब चुनाव हारे अयोध्या से, तो एक क्योंकि हिंदुत्व की जो उनकी वो थी पॉपुलैरिटी जिसके हिसाब से थी वो उस पर डेंट लगा। तो क्या आपको लगता है कि 27 का इलेक्शन में योगी जी डाइवर्ट या फिर वो जाके केंद्र में जा सकते हैं? ये अभी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पॉलिटिकल बज का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है अभी बिल्कुल आकलन का जी, कि योगी जी का क्या होगा। क्योंकि हमने देखा कि शिवराज सिंह जी भी जो इलेक्शन जिनके फेस पे हम जीते, तो पहली बात कि लोग कोई खारिज नहीं करेगा, क्योंकि आपने जानते हैं कि जो मोदी जी की काम कार्य करने की शैली कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और जो कि शिवराज जी का भी आपने देख लिया, वसुंधरा राजे जी का देख लिया, रमन सिंह जैसे पॉप नेता वहां पे विधानसभा अध्यक्ष बने। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हो नहीं सकता है। अब क्या होने देंगे, लेकिन कई सारे जो मिसाल हैं या कई सारी चीजें हैं तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन एक्शन तो दिखता है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुछ दूरी है। फैक्चुअल इससे बात करें, यूपी में कितने दिन से डीजीपी नहीं है। बिल्कुल अभी भी कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे दोनों एक ही जगह की सरकार है, दिल्ली चुन के देता है, एक पैनल बनता है और उस पैनल में 3 नाम स्टेट भेजती है और फिर वहां से सेलेक्ट करके भेजा जाता है। एक बार भेजा भी गया था, नहीं स्वीकार हुआ। ऐसा तो है ना आज की तारीख में। ये फैक्ट बात, उत्तर देश का सबसे बड़ा स्टेट में पिछले कई महीनों से 3 सालों से जो भी समय है कि एक पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को नाम नहीं भेजा। ऐसा तो नहीं कि विरोधी सरकार की एक ही सरकार है, तो ये तो ऐसा तो नहीं कि आइडियल सिचुएशन में ऐसे को मानेंगे। हम बात नहीं करेंगे इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सच्चाई बदल जाएगी। ये फैक्ट है। अगर फैक्चुअल पोजीशन नहीं है तो आप बताएं। तो कहीं ना कहीं ये सच है, ये फैक्चुअल है। तो और ये सामान्य सी बात है, तो किसी हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए कि अपने हिसाब से ये बंदी हो जाना चाहिए। तो इससे ऐसा नहीं कि ये नॉर्म्स दूसरे, क्योंकि सारे स्टेट इस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इवन विपक्षी दलों के यहाँ भी डीजीपी अभी बन जा रहा है इस नॉर्म्स के। बिल्कुल। तो यूपी जैसे स्टेट में नहीं बन रहा है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं जो धुआं है तो उस धुआं के पीछे कुछ तो वजह तो है। हाल में कई सारी ऐसी चीजें देखी गई वहां पे। कई बार कहा गया, आपने देखा होगा कि AK शर्मा जो माना जाएगी केंद्र के थे, जी बिल्कुल, तो उनका कहीं ना कहीं उनका जिस तरह से अभी उनका टकराव हुआ या कुछ तरह से बयानबाजी हुई, तो ये कई सारे देखे गुट है काफी, तो कई सारे गुट वो दिखती है। वो ऐसा नहीं, और वो सार्वजनिक मंच से दिखती है। मैं ऐसा नहीं, मैं कोई ऐसा आकलन के नाम पे या उस नाम पे मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो सच्चाई जो सामने फैक्चुअल है, जो बज क्रिएट हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें सच्चाई हैं जो सामने पब्लिक डोमेन में दिखा है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो तुम्हारे बात नहीं करने से, आपकी बात नहीं करने से सच्चाई बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं है जी। अगर यूपी में पूर्णकालिक चीफ डीजीपी नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां से लखनऊ से नाम दिल्ली नहीं भेजा गया है, तो ये फैक्ट, ये तो हमारा आपका बनाया वो फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो इसीलिए अब आप कह रहे हैं कि योगी जी का भविष्य क्या होगा, ये भी उतना ही फैक्ट है कि जो भी है, आप लव हिम हेट हिम, योगी अभी यूपी में पोल पोजीशन में है।
अगर बीजेपी में है तो बीजेपी के वो सबसे कद्दावर नेता है जी। ये भी है, वो क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जब भी बीजेपी का इलेक्शन होता है तो अगर उन्हें बाहर में स्टेट में अगर कोई बाहरी नेता का सबसे अधिक रैली बनाया जाता है किया जाता है तो योगी का होता है। फायर ब्रांड, ये भी फैक्ट बात है, किसी भी राज्य में आप देखें। जी सर। जी, आप 17 का जब इलेक्शन देखेंगे, इन्होंने जब जीत दर्ज किया तो फिर इनका नाम नहीं था चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नेता वो सांसद। तो कैसे इतना पसंदीदा नेता बन गए कि आज वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है? तो कुछ तो ऐसा कुछ काम होगा। अगर उनका कार्यकाल आप पूरा आकलन करेंगे तो कितना आप उनको नंबर देंगे? देखिए कई बार जो लोग बोलते हैं कि योगी एक हिंदुत्व, उनकी सामान्य छवि योगी की हिंदुत्व की छवि बना दी जाती है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी छवि भी में पसंद भी करते हैं वो जी, और वो अपनी छवि को एंजॉय भी करते हैं और बाहर जाके वो इसी बल पे वो अपनी पोजिशनिंग भी करते हैं या भाषण भी देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी जो सफलता हुई या 17 के बाद जो उनका हुआ, तो मुझे लगता है कि वो योगी मॉडल में जो गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जो नैरेटिव बनाया या बाकी चीजें थोड़ी सी करप्शन कम करने की बात की या लोकल गवर्नेंस पे थोड़ा सा उसका ज्यादा लाभ मिला था उनको। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व का वो पीक था वो। अब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कई चीजें होती हैं, जब अब जैसे जो चीज अखिलेश को नुकसान आया कि हर थाने में ठाकुर यादववाद वो कर रहे हैं जी, तो अब वो चीज अब इनको झेलना पड़ रहा है ठाकुरवाद का कई जगह पे। और जैसे यादव के खिलाफ उस समय जब सत्ता में आप होते हैं तो आप हनक होती है, खिलाफ पोलराइजेशन होती है, तो कई सारे यादव के सामने में जो पिछड़ों का जो गैर यादव ओबीसी का जो पोलराइजेशन हुआ ये दलितों का हुआ, ऐसे कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में हिंट दिखा या अब कहीं ना कहीं यूपी में दिखता है कि जो ठाकुरों के खिलाफ जो पिछड़ों का या बाकी को दिखता है कि जब अब उनको चुनना है कि यादव डोमिनेंस चुने कि ठाकुर डोमिनेंस चुने, दोनों डोमिनेंस चुनना है, तो कहीं ना कहीं एक जो प्लैंक था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ और पिछड़ों के पास विकल्प हुआ। तो ये जो सोशल इक्वेशन में योगी थोड़े से इस मामले में कमजोर पड़ जाते हैं यहाँ जी, इसीलिए वहां पे यूपी ओपन है। यूपी का जो आपने लोकसभा इलेक्शन देखा उसी में कहीं ना कहीं दरार थी। जैसे दलितों का मैंने कहा दलितों में थोड़ा सा डाउन हुआ, मायावती का नहीं है। तो सामाजिक समीकरण जो यूपी का जो होगा वो बड़ी अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। एक उसमें बड़ा बदलाव थोड़ा सा उस बड़ा वो है, एक तरफ यादव डोमिनेंस है, एक तरफ ठाकुर डोमिनेंस है, एक दलितों में थोड़ा सा रिसर्जेंस है, थोड़ा सा कांग्रेस का इधर हो रहा है, बीजेपी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग है दिल्ली वाली, फिर एक लखनऊ वाली, तो अभी फिर मायावती का थोड़ा सा अपने सेल में जाना है। तो यूपी एक ट्रांजिशन फेज में है, जिस जो कहीं ना कहीं जो अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे किसको नुकसान होगा, तो बीजेपी को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा कि वो पोल पोजीशन में थे, वो एकदम कंप्लीट डोमिनेंट में थे 14, 17, 19, एक कंप्लीट डोमिनेंस था इलेक्शन में। हाँ 22 में जीते, अच्छी खासी जीते, लेकिन 22 में अगर आप देखें वोट संख्या अखिलेश से ठीक ठाक संख्या 40% तक वो उनका अलायंस खींच के लेके गया था। 40% खराब नंबर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पहली बार अपने वोट को गेन करते हुए दिखे। उसका रिफ्लेक्शन सीट पे बहुत नहीं दिखा, सीट में भी वो 100 से ऊपर तो चले ही गए थे, तो वो नहीं दिखा अलग बात है, लेकिन एक वोट को वापस करते हुए दिखे जी। तो उस लिहाज से 27 का इलेक्शन जो ट्रांजिशन हो रहा है, पीडीए जो अखिलेश भी कर रहे हैं, तो अखिलेश बड़ा एक सोची समझी राजनीति की तरफ कर रहे हैं जी, तो उनके पीछे एक रणनीति है। कैसे नेता आपको लगते हैं? अखिलेश अभी जितने प्रॉमिसिंग नेता हूं, अगर जिस तरह से अखिलेश के साथ एक ऐसा है कि वो उनका एक ह्यूमर या वो बड़ा वो प्रेजेंटेबल, एक होता है ना प्रेजेंटेबल नेता की तरह, हाँ प्रेजेंटेबल नेता होता है, वो सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक जो उम्र है वो उसी उम्र की तरह वो अपना कभी हंसते हुए भी बोल देते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। तो वो एक अखिलेश की एक ह्यूमरस जो अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा हंस के बोल लेना, वो कई बार आपने इसी कारण से देखा होगा कि वो उनके वो बहुत ही सख्त बात बड़ा हल्के में बोल देते हैं। अगर वो वही बात कोई दूसरे नेता बोल दे तो बड़ा विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो जाए। हाँ, तो लेकिन ये उस तरह से तो वो अखिलेश राजनीतिक, और अखिलेश ने अपने आप को जो लीगेसी, जो रेसिस्टेंस तेजस्वी को मिला, वही रेसिस्टेंस अखिलेश को भी मिला था। अखिलेश को तो और भी शिवपाल से भी रेसिस्टेंस मिला, और ये यूपी में जो यादव का था वो मिला। अखिलेश उससे ओवर कर गए,
जीते हारे अपनी जगह पे, लेकिन अखिलेश ने अपने आप को आज की तारीख में जो उनको वोट दे नहीं दे, लेकिन जैसे मैंने मायावती के लिए कहा, तो आज की तारीख में अखिलेश सबके साथ रीच आउट कर सकते हैं। तो अखिलेश ने ये अपनी पोजीशनिंग अपनी इन सालों में मेहनत करके वो अपनी मेहनत सर, जो ये समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फेल हैं और माफियाओं को ये टिकट देते हैं, क्या अभी भी छवि के साथ आगे बढ़ के अखिलेश यादव ने कुछ बेहतर किया है? उसने बेहतर किया है, और बेहतर करने के साथ कई बार होते हैं कि ये लकीर के आपकी के सामने वाली, लेकिन आप इसको देते थे, लेकिन आपके पास सामने कोई विकल्प आएगा तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे, फिर वहां से तुलना होगी ना यहाँ पे क्या था। जैसे बिहार में कई बार क्या हो जाता है, जैसे जंगल राज की बात होती है, तो कई सारे जैसे अभी वहां पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, अब वो भी जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम लोग मान ठीक है वो करते हैं, हम लोग बयान कर देते हैं, लेकिन वहां के लोकल लोगों के जहां से आते होंगे। अब सम्राट चौधरी कौन थे? उनके पिता शकुनी चौधरी लालू के सबसे क्लोज आदमी थे। अगर उस समय जंगल राज था तो उसके सबसे बड़े भागीदार लालू यादव अगर थे तो शकुनी चौधरी भी थे, उनके पिता थे, वो आरजेडी में थे, ये खुद तमाम दलों में उसके आरजेडी में रहे, ये पहला चुनाव वहीं से लड़े। तो लोगों को लगता है कि अगर तुम उस वक्त की बात, तुम भी तो वहीं थे। ये कई सारे भी बीजेपी में जो जंगल राज की बात करते हैं, या आनंद सिंह इधर धामने दिखते हैं, जेडीयू में दिखते हैं, और वहां के उनके मन से जंगल राज की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो आप इधर नहीं, लेकिन लोगों को अखबार लगता है। तो कई सारे जंगल राज के प्लेयर अगर उस समय के अगर देखें 90s के, तो आपको देखेंगे, आपको जेडीयू बीजेपी में दिख जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों को ये लग गया कि ये राजनीति है। अभी भी आपको दिख जाएगा, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी में कोई वहां पे कोई जिसको कहते हैं कि मसल पावर वाले नेता नहीं होंगे, तो वो चीजें होगा कि नहीं, सब जगह ऐसा है, तो डाइल्यूट हो गया। एक दूसरा, नंबर 2, एक जनरेशन बदल गई। अब 90s की बात करने वाले कितने लोग हैं? अगर 90s में जन्म लिया वो अभी आज की तारीख में 25-26 साल का हो गया, तो एक जनरेशन बदल गई। तो मुझे लगता है कि वो अब धीरे धीरे समय के साथ उसका एक रेजिस्टेंस तो है, वो चुनौती है, इसलिए वो पीडीए करते हैं या तेजस्वी को है। ये नहीं कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो एक नेगेटिव लेगेसी है, ये इनको भी पता है, ये इनकी चुनौती वही है। अगर वो लेगेसी खत्म हो जाती तो ये तुरंत चुनाव जीत जाती है दोनों के पास, क्योंकि इन दोनों का एडवांटेज कोर वोट इतना मजबूत है, इतना बड़ा है, दूसरे दलों के साथ ये एडवांटेज नहीं होता है। आज की तारीख में आरजेडी एसपी के पास एक अपना कोर वोट है, और आज की तारीख में अपने कोर वोट के बाद लेने के बाद एक एक वोट परसेंट लाना इनके लिए बहुत दिक्कत रहा है। तो एक चुनौती तो रही है ना। तो उस चुनौती को पार पाने में अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है, आंशिक सफलता मिली है। कंप्लीटली क्या उसको आप बुना पाएंगे वो सकता है, अभी बहुत समय है अभी राजनीति में। अभी हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। उसके जवाब में उन जो 65 लाख मतदाताओं का बोला उन्होंने वोट चोरी हुई, तो उसके फिर जवाब में चुनाव आयोग ने भी अपना रखा, और उसमें बहुत ऐसी बातचीत और कंट्रोवर्सी बढ़ गई। आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे समझते हैं, और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर आप बात करें। ये बहुत ही अखबार था। देखिए, आप आरोप सही है गलत है छोड़ दीजिए, लेकिन आप बताइए कब राजनीति में विपक्ष आरोप नहीं लगाती रही है? सिंपल सी बात है, संस्थान पर हो सरकार पर हो हमेशा आरोप लगता रहा है जी। ये बहुत ही सामान्य, बहुत ही चुनाव आयोग ने बहुत ही सामान्य सी चीजों को बहुत ही असामान्य बना के मुझे लग रहा है ये विपक्ष का ही लाभ कर दिया। सारे आरोप थे, अच्छा ठीक है, आपके आरोप है, आरोप की आपकी जांच के लिए कमेटी बना दी, बात खत्म है ना। तब आप क्या करेगा? विपक्ष क्या करती है? कुछ। राहुल गांधी ने जो भी जांच की, ठीक है, आपकी जांच के लिए विपक्ष का जांच है, हम जांच करो, खत्म बात है ना। उसके बाद तो आपका कोई आंदोलन ही खत्म है ना। यही होता है ना, जब संस्था ने अच्छा ठीक है आप आइए मिलिए, जांच हम कर रहे हैं, 6 महीना में जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट आपको हम सौंप देंगे, ऐसा ही रहा है ना। फिर आप अगले बार जांच रिपोर्ट पूरा करेंगे, फिर जांच रिपोर्ट पे आप चैलेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे नहीं मेरी जांच तो ठीक थी, खत्म हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप सामने आके जवाब, मुझे बड़ा बहुत ही ये हैरानी वाला, ये तमाम मैं क्या आपने तमाम एक्स सीएससी को देखा होगा, सुनते कि ये सिंपल सी बात है कि इसने आरोप लगाया, बोलता है कि भाई शिकायत दो, शिकायत पे आप पाया, जांच कर रहे हैं, बात खत्म है। कोई लिवरेज ही नहीं होता, ये राहुल गांधी के पास कोई मौका ही नहीं होता जी। आपने जांच की बात की, हम जांच कर रहे हैं,
और जांच के बाद जो फाइंडिंग्स होगी मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। अब ये शपथ लेके दो, तुम क्रिया खाओ, तुम कसम खाओ, तुम ये करो, ये बड़ा, ये सब चीजें करके चुनाव आयोग ने एक ऐसा मुद्दा जो आसानी से किल हो सकता था, जो डाइल्यूट हो सकता था, जिसकी कोई मुद्दा ही नहीं बन सकता था। मैं मेरिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ किसकी, खुद चुनाव आयोग की सारी बात सही हो, लेकिन वो उसको वो कागज पे जो चुनाव आयोग का काम चुनाव लड़ना नहीं है ना, वो आराम से सबको जो एक कागजी दायरों में और उनके जो अपने संवैधानिक दायरों में एक कमेटी बना के हमने छोड़ देती। अभी वो 3 महीना वो जांच कर रही होती। ये राहुल गांधी को तो कोई दूसरा यात्रा करने का जरूरत पड़ता था, ये ना करते, ये ना कर पाते। अगर आप बताइए ना, चुनाव आयोग खोल देती है, अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बोले ठीक है हम एक कमेटी बना दिए, 4 अधिकारी, कोई एक हम अधिकारी मिलके कुछ हम कर रहे हैं, तब उसके बाद अगर करते तो फिर पब्लिक ही उल्टा इन्हीं को कहती ना, एक दिन में तो जांच होगी नहीं, जांच तो हो ही रही जी, तो अब कैसे करते हैं। तो ये बड़ा ये अकवार्ड लगा कि ये चुनाव आयोग को मतलब किस तरह से वो क्या सोच के इतना, वो भी इतना एग्रेसिव वो आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एफिडेविट दीजिए, ये बड़ा। और जो सीसीटीवी भी कहा कि तमाम चीजें वो सब ठीक है, चलिए अब उतना लंबा 1 घंटे बोलने में हम बोल रहे हैं, अभी हो सके 2 घंटे में कई सारी चीजें बोल दूं, वो अलग बात है, वो चलिए ठीक है। ये एफिडेविट वाली बात से वो जब कि खुद कर सकते थे आराम से, इसमें एफिडेविट की क्या जरूरत थी। जी, और विपक्ष आरोप लगा अनुराग ठाकुर जी वही तब वहां पे नहीं, व्यवहारिक है ही नहीं ना वो। अब फिर बाद में कई सारा आरोप लगा, कहाँ मांग रही है, फिर अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि हम तो दिए थे, एफिडेविट दिए थे। तो ये मिस, ये मुझे लग रहा है कि ये खुद से मिस उन्होंने क्रिएट किया है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, और ये मिस खुद उनको समेटना पड़ेगा। और वोटर लिस्ट अपडेट हमेशा होता रहा, आप भी जानते हैं, वोटर लिस्ट की अपडेट कोई नई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा सब होना भी चाहिए। कई जगह पे सही में मर जाते हैं, कई लोग डुप्लीकेशन भी होता है, कोई चुनाव कोई बात गलत नहीं है। 2 ही चीज थी कि इन्होंने जो कन्फ्रंट का रास्ता दिखाया अपनी तरफ से, और दूसरा जिस तेजी से करने की बात की बिहार जैसे स्टेट में, बस 2 ही चीजों पे एसआईआर होना ही चाहिए। एसआईआर का कौन विरोध कर रहा है, निष्पक्षता से हो, होना नहीं, निष्पक्षता के साथ समय के साथ कीजिए, किसको दिक्कत है। कौन कह सकता है कि भैया हमारे भी वोटर को आप नहीं हटाइए, कौन कह सकता है कि भैया एक आदमी का 2 जगह वोट होना चाहिए, कोई कह सकता है। कौन कह सकता है कि जिसका नाम नहीं जुड़ा है वो जुड़ना चाहिए। कौन कह सकता है कि अगर आप कहीं के बाहर के हो या अगर आप बांग्लादेश के हो आपका नाम जुड़ना चाहिए, कौन कह सकता है। ये तो होना ही चाहिए प्रोसेस में, किसी की ये बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये था सर कि क्योंकि राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार जो यात्रा है उस पर बहुत सारे ऐसे जो, जैसे कि कर्नाटका महादेवपुरम का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का ही बताया कि हाँ उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, उन्होंने पूरा कॉन्फ्रेंस किया, उस चीज को किया। तो और अभी यात्रा में बहुत सारे लोगों को वो ला करके बातचीत भी कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में एक पूरा जो डेलीगेशन था जो मृत लोगों का था उनसे बातचीत, पूरा प्रॉपर वीडियो था। तो निश्चित रूप से इसमें चुनाव आयोग की तो वो जो निष्पक्षता उसमें दिखनी चाहिए थी। देखिए, मैं अगर चुनाव आयोग का जो रवैया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह होता है ना, बड़ा डाइल्यूट होके अगर आप करती तो ये सारी गलती नहीं लगती, क्योंकि आप वो ये होता है ना कि आप ही हम बात कर रहे होते कि अरे 1 करोड़ में 10 तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ठीक कर दिया जाएगा, हमेशा होता ही है। जहाँ पे 6 करोड़ आदमी है वहां पे 10 आदमी की गलती होनी स्वाभाविक सी बात। ये रास्ता किसने चुना, ये तमाम चीजें जो विपक्ष की जो नैरेटिव थी सबकी, जो चुनाव आयोग इस नैरेटिव को खुद से शांत रह के और विपक्ष को ये श्योर सिर्फ करना था कि ठीक है आप जो भी कर रहे हैं आपकी सारी चीजों को समेटा जाएगा। जैसे चुनाव आयोग को जैसे आज की तारीख में आधार कार्ड भी दिया होता, वो सारा काम हो जाता है ना। आप बताइए कि वहां पे सीसी ने कहा कि वो उस वक्त हम गरीबों के लिए 0 का मकान नंबर 0 होता है, ये होता है गरीब के लिए, ये करने के लिए। ठीक है, आप गरीबों की बहुत सुन रहे हैं। अब जब गरीबों के लिए आप इतने चिंतित हैं, आप चाहते हैं कि हर गरीब घुमंतु आदमी से लेकर सब आदमी के पास ये पहुंचे, आप उसके लिए कह रहे हैं कि 0 नंबर घर होता है, तो फिर आप बिहार में जब 11 डॉक्यूमेंट जो कर रहे हैं वो किस गरीब, कौन सा गरीब बनाएंगे। उस वक्त तो आपने राशन और आधार को भी हटा दिया। ये आपने प्रेस में कहा ना कि नहीं आप तो गरीबों का मजाक बना रहे हैं, लेकिन आपने तो लेकिन 11 डॉक्यूमेंट बनाए, वो क्या गरीबों के लिए था? आपने तो आधार और राशन कार्ड जो मैक्सिमम गरीबों के पास होता है उसे आप हटा दिया। 11 डॉक्यूमेंट जो थे वो कई लोगों के पास नहीं होता। तो ये जो चुनाव आयोग का विरोधाभास जो था ना, चुनाव आयोग अपने जो अप्रोच में कंसिस्टेंट नहीं रही और विपक्ष
को वो इग्नोर कर सकती थी, बस उनको एश्योरेंस विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं वो कन्फ्रंट करती हुई दिखी, जिसका ऑब्वियस है विपक्ष को तो विपक्ष का काम ही हमेशा 24 घंटा उनको लड़ना ही होता है। कोई रहे, आज की घर में रहा, पहले बीजेपी थी या कांग्रेस है, कल कोई रहे, उसका विपक्ष का काम ही लड़ना है, 24 घंटा लड़ना ही है उनका काम। क्या है? बिल्कुल, पूरे विश्व के विपक्ष का काम यही है। तो आप ऐसे थोड़ी लड़ने हमेशा पहुंच जाइएगा जी, और ये विपक्ष चुप हो जाएगा। विपक्ष, इसी विपक्ष तो स्थायी भाव उसका लड़ना होता है। सही गलत छोड़ दीजिए, ये पूरे विश्व में यही काम ही है जी। तो इसमें चुनाव आयोग, इस मुझे लगता है कि पूरे प्रकरण को चुनाव आयोग इग्नोर करके, कुछ चीजें स्वीकार करके, स्वीकार ये नहीं कि गलती आप स्वीकार कर लेते, आप कहते हैं कि ठीक है जो भी आपके, मैं एक होता नहीं एडजस्टिंग, आप जो भी, आप हमको 5 मिनट हमको आरोप लगाइए, मैं बोल दूंगी भैया ठीक है, हो सकता है कुछ भी, मैं देख लेता हूँ, आप उसके बाद क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, खत्म हो गया ना। चुनाव आयोग यही काम करना, कोई स्पोक्स पर्सन की जैसे बात, बस हो गया, बात खत्म है। तो सर ये वोटर अधिकार यात्रा जो है क्या प्रभाव, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में ये तो नैरेटिव सेट कर दिया कि वोट चोरी निश्चित रूप से हुआ है, ये जा के यही चीज बता रहे हैं, तो क्या जो अभी इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, क्या ये प्रभाव डाल पाएगा? देखिए वही कई बार हम ये जो दिल्ली में लोग बैठ के कई बार कर लेते हैं कि ये मुद्दा है, ये सिर्फ वो वोट अधिकार यात्रा नहीं होता है या कोई संविधान बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। अब इसके जैसे मैंने किसी से जैसे मेरी बात हो रही थी, अब वो एक गांव के बारे में बता रहे थे, तो पूछने के क्या हम लोग का राशन कार्ड खत्म हो जाएगा क्या, वोटर नाम नहीं रहेगा क्या? तो हर चीज लोग एक मुद्दे को बहुत दूसरे जगह लेके जाते हैं। तब वहां पे कुछ लोगों में शंका है कि क्या ये वोटर के हटाने के बाद ना सबका नाम राशन कार्ड से हटा, और ये डर हो गया, पता चला वोटर कार्ड की चिंता नहीं है उसको, अपने राशन कार्ड की चिंता है, किसी को अपने दूसरे चीज की चिंता है, किसी को लग रहा है क्या आवास योजना में मेरा नाम नहीं आएगा क्या, और विपक्ष इसको और हवा देती है, सच हो नहीं हो। नैरेटिव होता है ना, कई बार नैरेटिव सच गलत नहीं होती, नैरेटिव होती है। तो ये जो असर है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्राउंड पे ये मुद्दा तो चला गया वोट, अब वो वोट कटने के बाद आपको हमको कई बार वोट होता है, ठीक है नहीं देंगे क्या दिक्कत है, यहाँ कई लोगों को इतना बड़ा डेडिकेटेड वोटर नहीं होता है, अरे नाम मेरा रहे नहीं, मेरा वोट कटने से मेरे जीवन पे क्या असर होगा, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा हो जाती है। तो वो चर्चा किस लेवल पे, किस स्तर तक और कब तक क्या रहेगा, और उसको फिर बीजेपी इस काउंटर को कैसे काउंटर करती है, वो बड़ा होगा। इसीलिए इवन बीजेपी को पता है कि ये मुद्दा सिर्फ वोट अधिकार यात्रा की बात नहीं है, बात सिर्फ अधिकार की बात है, इसमें राशन कार्ड बचेगा नहीं बचेगा, उसका हक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये सब कई सारी चीजें। ठीक है, हम लोग 2014 से बात करते हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुआ, मोदी जी की सरकार आई, आंधी थी उनकी सरकार आई। 2014 से 2025 के बीच में उन्होंने जितने वादे किए, उन्होंने जितनी चीजें, उन्होंने मैनिफेस्टो में जो चीज ऐड किया, क्या उससे जो भारतीय जनता है उनके दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा? उन्होंने बात की थी रोजगार की, क्या उन्होंने दे पाए? तो इस पूरे कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इसको दो खंड में देखें। पहले तो जो एक कोर वोट होता है, कोर वोट के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक ठाक काम किया जी, सारी काम कर दी, लीगेसी 370 हटाया, राम मंदिर हटा दिया, जो भी होता है, जो हमें ट्रिपल तलाक किया, कई सारी चीजें, कोर वोटर को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, आपने एक राम मंदिर बनाया तो फिर मथुरा भी बना दीजिए, फिर अब ये कर दीजिए, फिर वो कर दीजिए, सिविल कोड ले आइए, वो बढ़ती जाती है अपेक्षाएं, लेकिन कोर वोट से इलेक्शन नहीं जीतते हैं। आप उसको एक राजनीतिक एनालिस्ट के हिसाब से इसको देखिए। 2014 में सबको पता था कांग्रेस हारेगी, किसी को कम से कम इनकी कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी को 282 आएंगी या नहीं आएंगी, ये एक अलग मुद्दा था, लेकिन ये तय था कि यूपीए सरकार जा रही है, कांग्रेस हार रही है, ये तो तय था, उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं था। उस परिस्थिति में भी पूरे देश में 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था उस 14 के इलेक्शन, अगर देख लीजिए तो मतलब क्या हुआ कि 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसको कांग्रेस दिन को रात बोलेगी, रात बोलेगी, वो कोर वोटर है, वो पार्टी के साथ हमेशा, पार्टी डूब जाएगी तो ये भी डूब जाएगी। हर पार्टी का एक कोर वोट होता है,
तो मान के चलिए कि तो कांग्रेस का जो सबसे कोर वोट है वो 12 करोड़ जो कोर वोट है जो पार्टी के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन इस कोर वोट से क्या हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन 44 वोट सीटें आई। तो मतलब आप कोई भी पार्टी बिहार में माई समीकरण के साथ लगातार 2004 से 2025 तक आरजेडी आज तक एक चुनाव अकेले नहीं जीत पाई। बिल्कुल 15 में अकेला एक सीट जीती, तब जब नीतीश का एक अपना 20% वोट साथ जुड़ा तभी वो जीती। कोई भी इलेक्शन में आप अपने कोर वोट से सफलता नहीं पा सकते हैं। तो वही तो जो बीजेपी जो मोदी जी का जो कोर वोट है वो सेटिस्फाइड था, लेकिन आप कोर वोट से आप पूरा इलेक्शन तो नहीं जीत सकते हैं। 24 में कुछ सीटें कम क्यों हुई, राम मंदिर भी बन गया था ना, और उस वक्त तो सारा कुछ। तो कोर वोट के लिए इन्होंने जो भी थी, लेकिन एक नन कोर वोट था जो काफी इनके साथ जब 14 की जब बात कर रहे हैं तो सब लोग जुड़े थे इनके साथ, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास हर कोई जुड़ा था। तो उसके सेक्शन में अब कहीं ना कहीं हर सेक्शन में, एक स्टूडेंट में तो कहीं मिडिल क्लास में कहीं में एक इरोजन हुआ है। तो वो इरोजन स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। 11 साल 12 साल जब हो जाता है तो एक आपका फैटिग थकान एक स्वाभाविक तीसरे टर्म में जब आ जाते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस का जो इरोजन है वो हो रहा है। अब वो इरोजन का एक्सटेंट 29 तक क्या, वो उस इरोजन की पहली प्रक्रिया थी जो थोड़ा इरोजन हुआ जो आपको 24 में देखा, वो 240 पे आके आ गए, और ये इरोजन अभी भी हो रहा है। अब वो इरोजन का एक्सटेंट 29 तक कितना होगा वो एक देखा जाए। सर अभी जो भारत का और अमेरिका का जो रिलेशन है, हमारी भारतीय मीडिया भी जब हाउडी मोदी का जो पूरा इवेंट था वो सब चीजें हो रही थी तो हमारे अच्छे रिलेशंस थे। क्या वजह रही होगी कि आज उसके बाद क्या वजह रही होगी कि अमेरिका से भारतीय लोगों को भेजा गया, बहुत ऐसे तरीके से भेजा गया कि हर कोई भारतीय का एक बार जो भावना है वो आहत होगा। अभी 50% जो टैरिफ लगाया जा रहा है, आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? क्या हमारा रिलेशन बहुत बेहतर नहीं हो पाया? और इवन सिर्फ अमेरिका का नहीं, हमारे नेबरहुड जितने भी कंट्रीज हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। घुमा के आंसर देता हूँ, कभी भी किसी भी देश के लिए, सिर्फ ये भारत के लिए लागू नहीं है, किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, कभी भी डिप्लोमेसी जो होती है, कूटनीति जो होती है, वो बहुत ही बंद कमरे में और बहुत ही अकेले में होती है। उसको कभी भी डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक ऑडियंस से जोड़ेंगे तो उसके बड़े खतरनाक लाभ हैं तो खतरनाक हानि भी है। क्योंकि जब आप डोमेस्टिक आप कूटनीति करते हैं, जब आपके साथ बड़ा होता है तो आप कई बार उसमें से जब अगर आप बंद कमरे में हो रहा होता है तो क्या हुआ बात हमको मतलब नहीं है, कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीजें। लेकिन जब आप उसको सार्वजनिक मंच पे आप कर लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर चाह के भी आप उससे नहीं पीछे हट सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का ट्रेंड नहीं है, ये ग्लोबली ये कई सारे हम लोगों ने जब बात की थी, जब मैं लंदन में था जब फेलोशिप के लिए, वहां एक बार पूरे कई सारे देशों के पत्रकार थे तो एक सेशन ही हुआ था। ये सिर्फ भारत नहीं, सब जगह के लिए उन्होंने डोमेस्टिक, अभी जैसे आप देखिएगा तो मोदी जी का अगर जो पॉपुलरिटी देखिएगा या कई सारे देखिएगा तो विदेश में भारत का बहुत नाम है। ये उनकी जो पोजिशनिंग है, जो उनको जो वोट मिलता है, तो जो लोगों से पूछेगा तो वन ऑफ द ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डिप्लोमेसी कूटनीति है वो आपने डोमेस्टिक ऑडियंस तक इसको पहुंचाया, उसको जोड़ा। तो आज जब जोड़ा तो उसको बहुत मतलब तो नहीं, आपको बहुत मतलब तो नहीं है, आपको सिर्फ अब टैरिफ के पीछे क्या टेक्निकल बातें हैं, डिप्लोमेसी उतने टेक्निक, आपको अमेरिका को हराना है या जिताना है, तो हमेशा डोमेस्टिक ऑडियंस को आपने हार जीत के बीच में ही आप रख दिया। लेकिन डिप्लोमेसी हार जीत से अलग चीजें होती है, हमेशा हार नहीं होती है, हमेशा जीत नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि डिप्लोमेसी को अगर आप जब तक डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ जोड़ के रखेंगे, जिसमें हमारे टीवी मीडिया का भी योगदान हो जाता है, हमेशा हमेशा हर चीज हार या हर चीज जीत नहीं होती है। अगर उसमें तौर तोड़ने लगेंगे तो इस तरह की चीजें, इस तरह की दिक्कत सामने आती रहेंगी। डिप्लोमेसी छोड़ दीजिए, कोई भी सरकार हो, अगर ये ले रहे हैं तो उनको लेने दीजिए फैसला। ये मान के चले कि हर सरकार, हर मंत्री अपने हिसाब से, कोई ऐसा नहीं होता है कि जो भारत को नुकसान करके कोई भी लेगा। कोई भी सरकार, अगर आप भी पद पे बैठ जाएंगे ना तो आप भी अपने देश के हिसाब से ही लेंगे, ये मान के चलिए। ये हमेशा इतना विवेक, जो भी पद पे बैठा होता है वो ऐसा नहीं करेगा कि वो देश को बेच दिया, ऐसी कोई बात नहीं होती है हर आदमी। लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, उससे आप सोच लीजिए मुझे इस कदम से वोट नहीं चाहिए, बंद कमरे में
आराम से, आपको चिंता मत कीजिए, ना आप उस चीज को बेचने जाइए। जब आप उससे वोट नहीं मांगने जाएंगे तो फिर आपको नुकसान भी, तो आप उस बात तक पहुंचेंगे नहीं ना। तो मुझे लग रहा है कि डिप्लोमेसी जो कूटनीति है उसको थोड़े से इस टीवी डिबेट या इस वोट पॉलिटिक्स से दूर होके करने की जरूरत है। जहां पे सरकार फैसला ले, सरकार अपने हिसाब से करे, ये मान के चलिए कि सरकार जो भी फैसला लेगी ठीक लेगी। तो इसमें थोड़ी कहीं सरकार की भी गलती थी, हर चीज को डोमेस्टिक ऑडियंस तक ले जाने की उनको कभी जरूरत ही नहीं थी। और अब जब अभी जो दबाव है उसमें कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है जी। तो वो करेक्ट करने की जरूरत है। डिप्लोमेसी कूटनीति ऐसे ही चलती रही है, ऐसी ही चलती रहेगी, और उसको छोड़ दीजिए कि क्या उसे सार्वजनिक मंच के बहस का विषय नहीं बनाइए, चौक चौराहों को विषय का नहीं बनाइए। तो सरकार को लेने दीजिए, कई सारे फैसले वो बिटवीन द लाइन्स होती है, वो हमेशा बेचना नहीं होता है, या हमेशा जीतना नहीं होता है, या हमेशा हारना नहीं होता है। कुछ चीजें 2 साल आगे के हिसाब से ली जाती हैं, कुछ 10 साल पहले के फैसले लिए जाते हैं, कुछ उस वक्त की जरूरत के हिसाब से फैसले, और ये मान के चलिए कि वो फैसला देश के हित में ही होगा। जब आप नहीं करेंगे, जब उतना दावा नहीं करेंगे, तो फिर विपक्ष उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े शांत चित्त होकर डिप्लोमेसी को शांति से करने की जरूरत है, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसे अप्स डाउन होते रहते हैं और वो चीजें सुधर जाएंगी। ठीक है सर, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि विपक्ष की तरफ से मीडिया को कहती है कि वो गोदी मीडिया है या समर्थक है, प्रो बीजेपी मीडिया है, तो क्या वास्तव में टीआरपी के चक्कर में जन सरोकार का अवहेलना मीडिया कर रही है? एक एग्जांपल से आपको कर देते हैं कि मीडिया पे क्यों विपक्ष आरोप लगाता है। मैंने अन्ना आंदोलन भी कवर किया था, कितना बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा निकली। और कैसे मीडिया ने इसको सपोर्ट किया, 200 घंटे तक लगातार लाइव चला था मीडिया पे वो आंदोलन को। सरकार, जाहिर सी बात है, कोई सरकार होगी तो असहज होगी। उस समय की यूपीए की सरकार भी असहज थी, वो भी दबाने की कोशिश कर रही थी, वो भी मीडिया पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार लाइव चला। और आपको याद होगा उसमें सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी थे जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि कुछ नक्सल लोगों का ये आंदोलन लग रहा है। तो इतनी आलोचना हुई, और उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो 4 साल बाद ही टीवी पे दिखे थे। उन्हें दबा दिया गया, उन्हें मीडिया ने उन्हें डिस्क्रेडिट कर दिया कि आप किसी आंदोलन को के बारे में कैसा कह सकते हैं। 2011 की बात है, वो कवर किया। आज ये 2020 में हमने फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा, किसान आंदोलन। यहाँ भी मंत्री ने कहा कि नक्सल आंदोलन है, और मीडिया ने ठीक नक्सल आंदोलन ही उसको साबित करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो ये 10 साल में 2 आंदोलन, दोनों बार सेम हुआ, दोनों में मीडिया का अप्रोच अब देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मीडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उनमें क्या बदलाव, वो पहले का भी दौर देखें, आज का भी दौर देख लें, तो उन्हें पता चल जाएगा। तो ऐसा अगर विपक्ष आरोप लगाती है तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि क्यों आरोप लगा रही है। तो इंट्रोस्पेक्ट मीडिया को भी करने की जरूरत है। आपको लगता है कि बायस्ड है? मैंने 2 एग्जांपल दिया ना, मैंने एग्जांपल, आप इसको क्या माने, आप इसको जो बोलिए, ये फैक्ट है ना। किसान आंदोलन को खालिस्तानी या नक्सल आंदोलन बताया गया था ना, तो उसी आधार पे उनको काटने की कोशिश नहीं की गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला। टीआरपी ही रीजन है सर? टीआरपी बढ़ी तो नहीं है। टीवी की अगर नंबर्स आप देखें, जो रेटिंग्स होती हैं, तो आज की तारीख में टीवी की सबसे बड़ी चिंता है कि व्यूअरशिप तो गिर रही है। वो सारे यूट्यूबर्स इतने पूरे देश में जो उभरे, या अल्टरनेटिव मीडिया जो देश में मेन स्ट्रीम मीडिया के समानांतर खड़ी हो गई, तो इन्हीं का व्यूअर आया ना, नया तो नहीं बना ना। जो आदमी पहले देखता था टीवी, जो करोड़ों व्यूअर्स जो आ रहे हैं अल्टरनेटिव मीडिया को देख रहे हैं, वो कहाँ के व्यूअर? टीवी के व्यूअर है ना। तो ये मुझे लगा कि टीवी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, तो अभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर होगा तो वो सोचेंगे क्यों हो रहा है। वहां पे लोग, ऐसा तो नहीं कि वो लोग समझते नहीं है या कम विद्वान है, वो लोग तो सब शार्प ब्रेन वाले रहे हैं। उन्होंने पीक दौर भी देखा है, जब बड़ा दर्शक वर्ग पूरा देखता था। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। देखा ना कि अन्ना मूवमेंट के समय वो मीडिया का भी बड़ा योगदान था। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने दौर नहीं देखा है, सब दौर देखा है। तो क्या है वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन फैक्ट बात है कि अभी ये मीडिया का विपक्ष के साथ टकराव ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अमूमन आदर्श स्थिति में पूरे कहीं भी मीडिया विपक्ष
को अधिकतर समय एक मंच पे दिखना चाहिए। बिल्कुल। मीडिया तो हमेशा सब एंटी स्टैब्लिशमेंट वॉइस को माना जाता है, तो ये आदर्श स्थिति तो मीडिया के लिए बिल्कुल नहीं कि उनका विपक्ष से टकराव हो रहा है। जी। सरकार से टकराव वो स्वाभाविक हो सकता है कि मीडिया टकरा रही है, वो स्वाभाविक सी बात है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो आप 24 घंटे विपक्ष से लड़ रहे हैं, ये आदर्श स्थिति नहीं है। इसमें विपक्ष की गलती है कि मीडिया की गलती है, लेकिन ऐसा हो रहा है ना, ये मीडिया के लिए भी आदर्श स्थिति नहीं है। इनकी रैंकिंग भी बहुत नीचे है। अब वही वो रैंक सारे हटा दीजिए, ये सच हो रही है ना, वो रैंकिंग को दरकिनार कीजिए। हाँ, हम विदेशी रैंकिंग पर हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पे तो आपकी रिश्ते खराब है ना। ये क्यों है ऐसी, इतना बिटर रिलेशन विपक्ष के साथ क्यों है ना, रिलेशन है ना विपक्ष के साथ, तो ये तो आदर्श स्थिति नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।